क्या खतरनाक किस्से कहानियां लेकर आए हो। रशिया के जनरल्स ने डिसाइड करा अगर हमारे सोल्जर्स सोए ही ना तो उन्होंने उन सबको एक सेल में बंद कर दिया। वो डक्ट से एक गैस रिलीज कर रहे थे। अब उनकी शक्लें पहचान में नहीं आ रही है कि भाई ये इंसान तो नहीं है। अब कैसे लोग किसी और की लाइफ के साथ ये सारी चीजें करने का सोच भी लेते हैं। इंसान को टॉर्चर करा है फॉर 300+ डेज ऑन जापानीज टेलीविजन। सेम स्क्विड गेम जैसा। कहाँ से ढूंढ के लाता है ये सब इससे खतरनाक चीजें। दरवाजा खोला तो एकदम से बहुत सारी मक्खियां बाहर निकली। अंदर गए तो पूरे जमीन पे चावल और नमक कि एकदम से सडनली सारे पोजेस हो गए। आखिरी में वो उनका बेटा बचा और वो देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। कोई स्टोरी है रेडिट स्टोरी जो कि दिमाग घुमा दे। एलियन से रिलेटेड केस है जहाँ पे हिप्नोसिस यूज करा गया था। मैं अपनी खिड़की के बाहर गई हूँ और मेरे को यूएफओ ने ऊपर खींच लिया। हम दोनों और एक वीआईपी थे, हम तीनों ने आपको उड़ते हुए देखा। वो तीसरा वीआईपी यूएस का सेक्रेटरी जनरल था। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज का असली मजा तब आता है जब आप बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट ऑडियो गियर यूज करते हो। चाहे वो घड़ी की टिक टिक की आवाज हो या किसी के फुटस्टेप्स की आवाज या दरवाजे पे ठक ठक की आवाज। एक ऑसम हॉरर एक्सपीरियंस के लिए ऑसम ईयरफोन्स चाहिए होते हैं। इसलिए आज मैं आपको OnePlus Nord Buds के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके अंदर है 52 डेसिबल्स रियल टाइम अडेप्टिव एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो मेरे हॉरर स्टोरी सुनने के एक्सपीरियंस में कभी कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस नहीं होते। OnePlus Nord Buds 4 का बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, जहां मुझे मिलता है अप टू 54 आवर्स का प्लेबैक और इसकी 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग में मुझे 11 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। OnePlus Nord Buds 4 के साथ एक और अमेजिंग प्रोडक्ट है OnePlus Pad 4, जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट टैबलेट है। इसमें है एक अमेजिंग 13.2 इंचेस डिस्प्ले। OnePlus Nord Buds 4 पहन लो और एंजॉय करो इंडिया का सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट खूनी मंडेज आंखों देखी, पावर्ड बाय OnePlus Nord Buds 4। दोस्तों, ऑन पॉपुलर डिमांड वी हैव रोहन एके फिंग। हमने रोहन बहुत सारी हॉरर स्टोरीज लास्ट टाइम डिस्कस करी थी एंड यू आर बैक। वी आर वेरी एक्साइटेड। बहुत ऑडियंस ने बड़े सारे कमेंट्स लिखे थे, फिंग को लाओ, फिर से फिंग को लाओ, हमें ये सब हॉरर स्टोरीज सुननी है, डार्क वेब की कहानियां सुननी है। तो वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। कितने 1 साल 2 साल हो गए? 2 साल हो गए यार, ऑलमोस्ट। अब 2 साल के बाद हम लोग ऐसे बैठे हैं। आज Yes. किससे कहानियां सुनेंगे, क्या क्या खतरनाक किससे कहानियां लेकर आए हो। एक शुरुआत हो जाए किसी ऐसे डरा देने वाले किस्से से। ओके, तो पिछले मतलब हम 2 साल पहले मिले थे, तो उसके बाद ना मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ये एक्सॉर्सिज्म स्पिरिट से थोड़ा उस मतलब वो तो है ही, लेकिन उसके साथ ना मैं हॉरर्स ऑफ लाइफ के तरफ ज्यादा हो गया। कि जो रियल केसेस होते हैं कि जहाँ पे हम ही नॉर्मल लोग कैसी कैसी हरकतें कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उनके तरफ ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसे इंटरेस्ट मेरा ज्यादा जग गया था। तो मैं ऐसी स्टोरीज डिस्कवर कर रहा था। इनमें से एक स्टोरी मेरे को मिली थी। एक तो रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, आपको पता होगा। करेक्ट। ठीक है, वो मैं वैसे शॉर्ट में बता देता हूँ। तो वो तो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी थी कि उसके अंदर बेसिकली वर्ल्ड वॉर था या कोई और वॉर था। उस टाइम पे रशिया के जनरल्स ने डिसाइड करा कि वॉर के टाइम पे सोल्जर्स वैसे ही जागते रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारी कैजुअलिटीज इस वजह से होती है कि कोई गोलियां चल रही है या कोई बम गिर गया तो वो सोल्जर सो रहा था। ठीक है, और रशियन जनरल्स को ये लगा कि वो अगर हमारे सोल्जर्स सोए ही ना और मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जागते रहे और मतलब शायद इस वजह से वॉर बेटर लड़ी जा सकती है। ठीक है, कम कैजुअलिटीज होंगी। तो इस चीज पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कि हम अपने सोल्जर्स को कितने टाइम तक जगा के रख सकते हैं। तो उन्होंने टेस्ट सब्जेक्ट्स लिए। ठीक है, 4-5 टेस्ट सब्जेक्ट्स थे। उनमें से कुछ शायद रशियन सोल्जर्स ही थे और कुछ ऐसे प्रिजनर्स थे जिनको उन्होंने पकड़ रखा था। तो उन्होंने उन सबको एक सेल में बंद कर दिया। खाना पानी सब कुछ था, बस सो नहीं सकते, बेड्स नहीं थे वहाँ। अच्छा, ठीक है, तो अब उसी चेम्बर के अंदर ना एक डक्ट था। वो डक्ट से एक गैस रिलीज कर रहे थे, बहुत टॉक्सिक गैस थी, जिसको इनहेल करने के बाद वो जो 5 लोग थे वो सो नहीं सकते, नींद नहीं आएगी। अच्छा, मतलब उस गैस अगर आपने इनहेल करी तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, केमिकल है उसमें। हाँ, नींद नहीं आएगी। तो पहले 5 दिन की बात करते हैं। ठीक है, पहले दिन तो वो सारे मिले, सारे बात कर रहे, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का हूँ, ये है वो है, मैं यहाँ तक ऐसे ऐसे पहुंचा। ठीक है, लेकिन जब 5वें दिन तक आए, 5वें दिन तक उनकी बातें बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क होनी शुरू हो गई कि वो अपने लाइफ के ट्रॉमास वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो कोई हैप्पी डिस्कशंस कर ही नहीं रहे हैं। तो 5वें दिन तक ये हुआ और ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो साइंटिस्ट सारे जनरल्स थे वो नोट कर रहे थे कि ऐसा ऐसा सीन है। ठीक है,
अब 5 से 10वें दिन के बीच में असली हॉरर्स दिखने शुरू हुए। मतलब अभी तक 5 दिन तक वो सोए नहीं है। सोए नहीं है, ठीक है। वैसे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, उनकी स्किन थोड़ी पेल होती जा रही है, ठीक है, थोड़े बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन सो नहीं पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। अब 5वें से 10वें दिन के बीच में एकदम से, आई थिंक 6th या 7th डे था, रैंडमली 5 में से एक इंसान ना बहुत जोर से चीखने लगा। मतलब जितनी लंग्स की कैपेसिटी होती है ना, उससे चीखा वो, और वो इतनी जोर से चीखा उसके वोकल कॉर्ड्स फाड़ ली उसने, कि वो इतनी जोर से चीखा, ठीक है, इतनी वॉल्यूम पे चीखा उसके वोकल कॉर्ड्स फट गई। तो वहाँ पे जनरल्स वगैरह गए उसे चेक करने कि भाई क्या सीन है, ठीक है। तो देखा भाई साहब ये तो इतनी जोर से चीखा है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, आदमी नहीं चीख सकता है इतना, तो कुछ तो उसके अंदर हो रहा था। बाकी 3-4 लोग जो थे वो ऐसे नॉर्मली, मतलब वही डार्क बातें कर रहे हैं, ढंग से नहीं बैठ रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, लेकिन इतना एक्सट्रीम कुछ नहीं हो रहा था। तो उस एक इंसान को ले गए, उसका इलाज कर रहे, सब कुछ हुआ। तो इसके बाद रशियन गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये कोई तो जनरल ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अच्छा, ये साइंड ऑफ नहीं ये कोई तो संकी इंसान था, ठीक है। उसने बोला करके देखते हैं क्या होता, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाए। तो ये वो कर रहा था, ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं था, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट के अंदर हो और इस स्टोरी को मॉडिफाई कर दिया गया हो कि रशियन गवर्नमेंट बुरी ना लगे, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि भाई ये बंद कर दो एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने बंद करा। ये इनको प्रिजनर्स को बाहर लेके जा रहे हैं। अब प्रिजनर्स लड़ने लग गए गार्ड से, हमें बाहर नहीं जाना, हमें जाना ही नहीं बाहर, ठीक है। अब समझ एग्जैक्टली, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो गैस ब्रीथ कर रहे थे, उनको लग रहा था अगर उन्होंने वो ब्रीथ करनी बंद कर दी तो दे विल डाई। तो नशा हो गया उन्हें, नशा हो गया बहुत जोर से, ठीक है। क्योंकि वो भी होता है ना, आप ज्यादा टाइम सोना तो आपको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। तो वो उस चीज के अंदर ही वो उनका परमानेंट, एक तरीके परमानेंट स्टेट बन चुका था उनका। हाँ, कि अब डर लग रहा है कि स्टेट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो मर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वो लड़ने लगे गार्ड से, ये सब कुछ हुआ। अब उन सारे पेशेंट्स को लेके गए हॉस्पिटल कि भाई इन्होंने तो अपनी बहुत बुरी हालत कर रखी है, एक कुछ का तो ऑर्गन फेलियर हो चुका है। तो वो था कि भाई इनका तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो उनमें से एक पेशेंट को लेटाया, एनेस्थीसिया दिया, 10 बार एनेस्थीसिया दिया, वो सो ही नहीं रहा, ठीक है। और अब हंस रहा है, जोर से हंस रहा है डॉक्टर को देख के कि भाई ये है। तो डॉक्टर बोल रहा है भाई मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला करना तो पड़ेगा। तो वो जो सब्जेक्ट था, जो पेशेंट था, उसने बोला कर दो, ऐसे ही कर दो बिना एनेस्थीसिया के। तो बिना एनेस्थीसिया के परफॉर्म हो रहा था वहाँ पे ऑपरेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, जो कि ऑलमोस्ट साउंड्स इम्पॉसिबल, ठीक है। बट जितनी स्टोरी बाहर दुनिया के सामने, उसके अंदर यही दिया हुआ है। और उस टाइम पे जब ये ऑपरेशन हो रहा था, द पेशेंट वॉज जस्ट स्माइलिंग, और वो बस ऐसे पड़ा हुआ है, उसको कुछ फील नहीं हो रहा। यही हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया, ठीक है। एक नया जनरल आया, इज लाइक थोड़े दिन और ट्राई करते हैं, ये स्लीप एक्सपेरिमेंट थोड़े दिन और ट्राई करते हैं। थोड़े दिन और ट्राई करा, 5-6 दिन और चलाए। तो उस 5-6 दिन में क्या हुआ कि उन सब्जेक्ट्स ने अपनी खुद की स्किन ही पकड़ के ऐसे अपने आप को करना शुरू कर दिया उन्होंने, बहुत सिवियर तरीके से, ठीक है। वो अब उनकी शक्लें पहचान में नहीं आ रही है, वो समझ ही नहीं आ रहा। अब वो डीमंस लग रहे हैं बैठे हुए, कि ऐसे स्केलेटन बैठा हुआ है कोई बहुत अजीब से पोस्चर में। तो ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। अब जितने भी साइंटिस्ट थे वो सोच रहे कि हम ये कर क्या रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला जनरल को कि भाई अब ये बंद करते हैं सर, ज़्यादा हो गया है। बोलता नहीं, अभी और चलेगा, देखते हैं कितना हो सकता है। तो वहीं पे एक साइंटिस्ट था एंड ही वाज लाइक कि भाई ये तो ज़्यादा हो गया है, ठीक है। उसको अब वो ह्यूमैनिटी उसके अंदर थोड़ी बची हुई थी, तो उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली, ठीक है, और जनरल को पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर दिया, ठीक है। पॉइंट ब्लैंक पे शूट करके अब वो अंदर गया सेल के कि अब तुम जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वो अंदर गया तो वो पूछ रहा कि भाई आप जा क्यों नहीं रहे? बोलता नहीं है, अब हम यही हैं, ठीक है। तो अब उसने उन सब्जेक्ट्स को ध्यान से देखा, तो अब वो डीमंस जैसे दिख रहे हैं। तो ही आस्क्ड कि भाई ये इंसान तो नहीं है, अब ये कौन हो आप? तो उसने बोला कि भाई वी आर द डीमंस दैट आर इनसाइड यू। कि मतलब उसने एक मेटाफोर सा दे दिया कि इंसानों के अंदर जो शैतान है ना, वो हम है, हमें देख लो ध्यान से। तो उसको देखा, तो वो जो साइंटिस्ट था उसने उसको भी गोली मार दी एंड देन वो भाग गया। तो मतलब सारे पेशेंट्स को मार दिया उसने, कि वाज लाइक अब ये सो नहीं सकते, कोई पॉइंट नहीं है। तो ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट हुआ था स्लीप के ऊपर। ये रशिया में असली इंसानों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करा था। एंड मैंने जब ये पढ़ा था आई वाज लाइक कि भाई हाँ, मतलब ये मेरे से बड़ा, मैंने ये टर्म बहुत बार सुना है, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, बट ये ऐसा था मुझे ही नहीं पता था। तो स्क्विड गेम की तरह ही हो गया कि यार गेम खेल रहे हो पूरा एक लाइफ।
कि अपने मजे के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए तुमने 5 लोगों के साथ इतना बुरा कर दिया कि वो पहचान में नहीं आ रहे 10-15 दिन के बाद। तो हाँ, ये ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लोग, एंड इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि मतलब जितने भी लोग हैं दुनिया में, ठीक है, जितना ह्यूमन ब्रेन चलता है किसी ना किसी ने तो करा ही होगा, और इससे फार वर्स चीजें करी हुई हैं। जैसे कि जी, जैसे ये केस था, ठीक है, अब इसके अंदर हम सोच रहे कि एक इंसान दूसरे के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, ठीक है, ये तो मतलब गिनती के 10 लोगों के बीच की बात थी, है ना, जिसकी स्टोरी बाद में बाहर आ गई। एक केस ऐसा है जिसके अंदर एक प्रॉपरली इंसान को टॉर्चर करा है, ठीक है, फॉर आई थिंक 300+ डेज ऑन जापानीज टेलीविजन। क्या जापानीज टेलीविजन के ऊपर? टेलीविजन, हाँ, कि रियलिटी शो बना हाँ, दिया इसका? रियलिटी शो बना दिया। अब ये सुनने में लगता है ना, ये तो नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। हाँ। तो जापान में एक टीवी शो बना, उसका नाम था, स्क्रिप्टेड नहीं है ये, मतलब नहीं, रियल, जितना रियल हो सकता है। और वो स्टोरी सुनते हुए आपको रियलाइज होगा कि भाई ये चीजें आप प्लान नहीं कर सकते। ओके। तो ये जो शो था जापान में, इसका नाम जापानीज में कुछ तो शोनेन वगैरह करके था, जिसका मीनिंग ये था लाइफ ऑफ सरप्राइजेस, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने एक कंटेस्टेंट को पकड़ा, ठीक है, और उसको बोल दिया कि आप इस एक कमरे में रहोगे, इसके अंदर एक कैमरा है और आपको स्वीप स्टेक्स वो करने हैं, निकालने हैं, मतलब लॉटरी सिस्टम नहीं होते थे, स्क्रैच कार्ड्स, हाँ। वैसा है। और आपको स्क्रैच कार्ड्स घिस घिस के आपको प्राइजेस मिलते रहेंगे, और आपको 1 मिलियन येन कुछ तक का आपको प्राइजेस जीतने, तब तक आप यहीं रहोगे, ठीक है, आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको हर चीज जीत के सरवाइव करना है यहाँ पे, ऐसा सीन था। तो ये जो कंटेस्टेंट था, इसका नाम था निसूबी, ठीक है, ये कॉमेडियन बनना चाहता था। तो ये वाज लाइक कि भाई मैं इस टीवी शो पे जाऊंगा, पॉपुलर हो जाऊंगा, और आगे जाके मेरा कॉमेडियन वाला मतलब मेरा प्रोफेशन बढ़िया चल जाएगा, मेरा करियर बन जाएगा। तो ये गया शो में। शो के पहले दिन इसको बोला कि आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते। तो बोलता ठीक है, बोलते कपड़े उतारो, उसके सारे कपड़े भी छीन लिए। तो अब वो जापानीज टेलीविजन पे बिना कपड़ों के है, एक छोटे से रूम के अंदर, ठीक है। और निसूबी का मीनिंग होता है एग प्लांट, ओके, ठीक है। वो एग प्लांट का इमोजी यूज होता था उसको सेंसर करने के लिए। उसने कुछ कपड़े नहीं पहने होते, रूम में घूमेगा तो अब ऐसे नहीं दिखा सकते, तो एग प्लांट उसको फॉलो करता था, चाहिए सेंसर करने के लिए नीचे वाले एरिया को, ठीक है। तो डे 1 हुआ, ठीक है, वो स्वीप स्टेक्स कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, घिस रहा है, ठीक है। तो पहली चीज, खाना वाना कुछ नहीं है, बस एक गैस स्टोव है वहां पे, लेकिन उसके अलावा खाना नहीं मिला हुआ, कुछ नहीं मिला हुआ। तो पहले 2-3 दिन निकले, मतलब कुछ ग्रोसरीज वगैरह नहीं? नथिंग, एक नॉर्मल हाउस होल्ड, हाँ, कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल हाउस, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो वो स्क्रैच कार्ड घिस रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो पहला प्राइज उसे मिलता है फाइबर जेली। आपको पता है फाइबर जेली क्या होता है? नहीं, किसी को नहीं पता फाइबर जेली क्या होता है। उन्होंने कुछ तो फाइबर जेली दे दिया उसे खाने के लिए, हाँ, ठीक है। तो वो उसे मिला, तो वो ऐसे खुश हो रहा है, ठीक है, खाने के लिए कुछ मिल गया, ठीक है। उसके बाद उसे स्टेक्स घिसे जा रहा है। तो अब काफ़ी दिन हो गए, उसे कुछ मिला नहीं है, ठीक है। तो अब वो थोड़ा लोनलीनेस में जा रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। लेकिन अभी भी वो ऐसे कैमरा से बात करता था, मजाक करता था, कॉमेडियन तो था ही, ठीक है। ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद स्वीप स्टेक्स करते करते उसको थोड़े दिन बाद मिलते हैं, उसको प्राइज में मिलता है स्वीप स्टेक्स के एक 5 किलो की चावल की बोरी। वो आई, खुश हो गया कि वाह खाना आ गया, लेकिन अब पकाएगा कैसे, ठीक है। पकाने के लिए कुछ है नहीं, सोच रहा है क्या करूं। तो पहले तो अब उसे भूख लग रही है, कुछ खाया ही नहीं है, फाइबर जेली से कितना ही पेट भर लेगा, ठीक है। तो वो पहले कच्चे चावल ही खाने लग गया। कच्चे चावल अब कितना ही खा लेगा, तो उसने दिमाग लगाया। वो होता है ना कि मतलब परेशान आदमी हाथ पैर मारता है, तो उसने फाइबर जेली का ही जो पैकेट था उसमें पानी डाला और उसी के अंदर चावल डाल के जैसे तैसे करके गैस के ऊपर रख के पका के बहुत थोड़े से चावल खा लिए, ठीक है। और उसमें हो गया खुश, ठीक है। अब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट, चलो पेट भरने लायक कुछ हो गया। पेट इतने से थोड़े से, क्योंकि फाइबर जेली का पैकेट भी छोटा सा ही था, कितने ही बना लोगे, राइट, ठीक है। तो बहुत थोड़ा सा खाया, बट ही वाज लाइक कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ चला गया अंदर, ठीक है। उसके बाद दोबारा लगा हुआ घिसने में, ठीक है। अब दूसरे दिन इसको दे दी गिफ्ट में साइकिल। साइकिल का क्या करेगा, उसे चाहिए बर्तन, और सबसे इंपॉर्टेंट उसे चाहिए कपड़े। ये शो पूरा जापान देख रहा है टीवी पे अपने, ठीक है। और बहुत पॉपुलर हो गया था ये शो, मतलब जितना, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स जब आया था, जितनी वॉचिंग उसकी थी उससे ज्यादा वॉचिंग इस शो की थी, सिर्फ जापान में, इतना पॉपुलर था। तो साइकिल मिल गई। अब साइकिल घर में तो चला नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता, तो उसने साइकिल ऐसी ही कहीं साइड में जाके लगा दी कि बस ऐसे एक जगह खड़ी रहेगी और पैडल मार सकता है, ठीक है। वो भी लगा के उसने छोड़ दिया। तो अब काफी दिन हो गए,
उसका ह्यूमन इंटरेक्शन हो गया ख़त्म ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो अब तरसता था कि किससे बात करूं, क्या करूं, ठीक है। कैमरा से बात कर रहे लेकिन कितना ही कर लेगा। तो जब भी कोई ऐसे पोस्टमैन आ गया कोई, ठीक है, किसी ने डोरबेल बजा दी, या फिर जो शूट कर रहे हैं शूटिंग टीम से ही कोई आगे बात कर ले तो बहुत खुश हो जाता था कि ओ भाई बात हो गई किसी से, ठीक है। और वो भी 4 सेकंड 5 सेकंड की बात होती थी, वो चला जाता था फिर इंसान। तो वहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है। थोड़े दिन बाद अब सोचता है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ठीक है। स्वीपस्टेक घिसता रहता लगा रहता पूरा दिन, ठीक है। अब ये देख रहे हैं लोग। उसके बाद एक दिन वो जीतता है, क्या कहते हैं, स्टेक खाने के लिए। हाँ, ठीक है। चिकन या हाँ कुछ भी, हाँ मीट का ऐसा, स्टेक। हाँ ठीक है, चिकन स्टेक जीतता है। तो वहाँ पे अब वो खाएगा कैसे, ठीक है। स्टोव नहीं है पकाने के लिए, कुछ नहीं है, ठीक है। एक पेन मिला था उसे, उसने पेन लगाया उस पीस पे और ऐसे जलती हुई स्टोव के ऊपर पकाया सेमी कुक करके और खा लिया, ठीक है। और वो बहुत खुश था क्योंकि उसने ज़िंदगी में कभी चिकन स्टेक खाया ही नहीं था। तो ही वॉज लाइक कॉमेडियन होते हुए कभी नहीं खाया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने खा लिया, मैं खुश हूँ। बट उसे थोड़ा पता उसने कच्चा खाया क्योंकि उसने पहले कभी खाया नहीं। ये सब कुछ हुआ, तो ये काफ़ी दिन चला, ठीक है। और इसके बाद लोग देख रहे हैं, लोग इस पूरी हरकत को देख रहे हैं। तो अब नसूबी सोच रहा है मैं और स्वीपस्टेक्स करता रहूंगा तो मेरे पास कभी तो कपड़े आएंगे, कभी तो पकाने के लिए आएगा, कुछ तो आएगा, ठीक है। कभी नहीं आता, ठीक है। तो उसने स्वीपस्टेक्स करे। अब नेक्स्ट उसे क्या चीज़ जीतता है वो, एक लड़की की यूज्ड अंडरवेयर, यूज्ड, ठीक है। एंड ही वाज लाइक कि भाई ये क्या है, मतलब ये लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कितने सेडिस्ट लोग हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। तो उसने वो लिया, बोलता चलो ठीक है कुछ तो है पहनने के लिए। उसने पहनने की कोशिश करी, उसका साइज बहुत छोटा था। वो किसी तो फेमस एक्ट्रेस की थी उस टाइम पे, कुछ जापानीज, मेरे को नहीं पता इन लोगों का क्या सीन है, बट इन्होंने ऐसे दिया और वो इतनी छोटी है वो पहन नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो शो के प्रोड्यूसर्स है ना, उनका ना इंटेंट दिखता है कि वो चाहते ही नहीं थे कभी कि नसूबी कपड़े पहने, बिकॉज वो शो को सेल कर रहा है, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, ठीक है। स्वीपस्टेक्स करता गया एक दिन उसे वो मिला, क्या कहते हैं, प्ले स्टेशन का कंट्रोलर मिल गया। क्या करेगा उसका, कुछ नहीं कर सकता, लेके बैठा हुआ है, ठीक है। थोड़े दिन बाद उसे क्या कहते हैं टीवी मिल गया, ठीक है। लेकिन टीवी में नेट वो केबल नहीं आता, ठीक है। एक दिन गेम मिल गई, तो वो सोच रहा कि भाई क्या ही करेगा, तीनों को कर नहीं सकता कुछ, कंसोल नहीं है। फिर आगे जाके उसको एक दिन मिल गया कंसोल, प्ले स्टेशन, ठीक है। तो उसने सब कुछ कनेक्ट करा और वो पिछले 8 महीने से उसके पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, वो एक कमरे में बंद था, लाइव दिख रहा है सबको। 8 महीने के बाद जब उसको पहली बार प्ले स्टेशन मिला, उसने 4 दिन लगातार गेम खेला। और ये उसका गेम खेलते हुए पूरा देखा जापान ने, which made Nasubi the first video game streamer of the world. Which is surprising. तो ये सब कुछ हुआ, तो ये काफी टाइम चला। बट वो लगा रहा बिकॉज उसे शो जीतना था, उसे लग रहा था कि पॉपुलैरिटी, हाँ कि भाई मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, ठीक है। एंड तक आते आते जैसे तैसे करके उसने 1 मिलियन कर दिए, ठीक है। तो अब शो वालों को पता चला कि भाई साहब इसने तो कर दिए, ठीक है। तो अब क्या करें, 1 मिलियन स्क्रैच गार्ड्स उसने सब, हाँ 1 मिलियन के गिफ्ट जीत लिए उसने, सब कुछ कर दिया, कुछ तो वैल्यू सिस्टम था उनका, कर दिया। तो अब शो वालों ने सोचा भाई क्या करें, ठीक है। तो शो वाले अब उसको ले गए बाहर घुमाने, बिना कपड़ों के, नहीं कपड़ों के साथ। बाहर तो कपड़ों के साथ ले गए, ऐसे अम्यूजमेंट पार्क ले जा रहे हैं, बाहर खिला रहे हैं, वो खुश है बहुत, ही इज लाइक मैं जीत गया, ठीक है। तो उसको ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, ठीक है, लेके आते हैं, उसको ब्लाइंड फोल्ड खोलते हैं, वो एक नए कमरे में, बोलते कपड़े उतारो, ठीक है। तो वो बोलता है मेरे को लगा मैं जीत गया, बोले नहीं अब तू कोरिया में है, जापान से अब कोरिया आ चुका है तू, ठीक है। बोला अब तुझे अपनी फ्लाइट टिकट जो होगी तेरी उसके वर्थ के स्क्रैच गार्ड घिसने, ठीक है। ये हो रहा है, बोलता है अब वो घिस रहा है, बोलता है ठीक है भाई ये तो फ्लाइट की टिकट तो जल्दी हो जाएगी। वो घिस रहा है, चीज़ें जीत रहा है, ऐसे जैसे तैसे करके कर रहा है। उसके बाद उसके हो गए पैसे इकट्ठा, लेकिन अब शो के प्रोड्यूसर्स को ये शो बंद नहीं करना, ठीक है। ना उसे कपड़े देने हैं, ना उसे खाना देना है, बस उसको एक पपेट की तरह यूज करना है, उसको मिल्क करना है कि पैसे जितने ज़्यादा बना सकते हो। प्रोड्यूसर्स का ये था कि जितने ज़्यादा पैसे निकाल सकते हो हम निकालें। तो उसने फ्लाइट के टिकट के भी कर दिया, ठीक है। बोलते नसूबी इतनी मेहनत कर रहा है, अब ये बिजनेस क्लास में जाएगा। अब वो दोबारा घिस रहा है बैठ के, अब उसने बिजनेस क्लास भी कर दिया, ठीक है। तो अब शो वालों को समझ नहीं आया क्या करे। बोलते चलो ठीक है लेके चलते हैं। तो लेके गए वापस, ठीक है, दोबारा ब्लाइंड फोल्ड करा, लेके गए एक नए कमरे में। अब उसका ब्लाइंड फोल्ड खोला, वो देख रहा है कमरा, अरे भाई साहब
तो वो ऑटोमेटिकली कपड़े उतारना शुरू हो गया, क्योंकि अब इतने साल भर में उसकी मसल मेमोरी बन चुकी है, इस कमरे में आप कपड़ों के साथ नहीं रहते, कंडीशनिंग है आपकी। वो उसका ब्रेन इतना जोर से हार्ड वायर कर दिया उन्होंने इतने टाइम में, टॉर्चर कर करके पूरा जापान एंजॉय कर रहा था इसको, ठीक है। तो अब वो एक कमरा है, उसके अंदर उसने कपड़े उतारने शुरू कर दिया, वो बैठ गया, वेट कर रहा है स्वीपस्टिक्स आएंगे तो घिसूंगा। अब उसे ये भी नहीं पता कि वो किस चीज के लिए घिस रहा है, उसको कोई आइडिया, ही इज लाइक भाई अब तो ये लाइफ है, ठीक है। तो एकदम से वो वहां बैठा हुआ है, वेट कर रहा है, और एकदम से ना वो, जैसे ये रूम है, ठीक, इमेजिन एकदम से इस रूम की सारी दीवारें गिरती हैं बाहर की साइड, और एक छोटा सा अरीना है पूरा लोगों से भरा हुआ, जो लाइव देख रहे हैं उसे। जो लाइव देख रहे हैं, ये लाइव टेलीविजन पे हुआ, वो सारी दीवारें गिरी, वो लोग भरे पड़े हैं, नसूबी बिना कपड़ों के, और वो ऐसे ढक के, वो उसको तो सेंसरी ओवरलोड हो गया एकदम से, उसकी शक्ल पे दिखता है तब कि भाई वो ऐसे आंखें बड़ी बड़ी हो रखी उसकी कि लोग चिल्ला रहे हैं, लोग हाँ कन्फेटी फट रही है उधर, भाई साहब हल्ला गुल्ला, और सेंसरी ओवरलोड में वो चौंक के बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये शो फाइनली बंद हुआ, लेकिन इसके बाद नसूबी अगले 6 महीने तक एक तो कपड़े नहीं पहन पाया, ठीक है, क्योंकि अब उसको इचिंग फील होती थी, वो नेचुरल स्टेट ही उसका चेंज हो गया। उसके बाद जो कॉमेडियन बनना चाहता था, उसकी बात करने की एबिलिटी खत्म हो चुकी थी, ये हो चुका था। और उसके बाद भाई एंड में जब ये शो पूरा खत्म हुआ सब कुछ, तो प्रोड्यूसर से पूछा गया कि आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा? प्रोड्यूसर बोलते नहीं, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, हम तो भाई मिरेकल करते हैं, हमने इसे फेमस, हाँ हमने देखो कितना बढ़िया शो बनाया। ये पूरा शो है जो साल भर, आई थिंक साल भर या उससे ज्यादा चला है जापानीज टीवी पे, एक आदमी बिना कपड़ों के था, ये रियल केस है। कहाँ से ढूंढ के लाता है ये सब इससे खतरनाक चीजें यार, ऐसी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो मैंने जब ये पहली बार पढ़ा तो मेरे को लगा ये फिक्शन है, कि ऐसा तो नहीं होगा, जापानीज लोग इतना ऑनर है उनमें, ऐसे थोड़ा ना करेंगे। बट फिर मैंने वो शो खुद देखा है ना, आई वाज लाइक ओ भाई ये तो सच है। तो मेरी तो खुद की हिल गई थी ये कि क्या हुआ है अभी। यार ये एक मुझे बात बता, बड़ी सारी जब इस टाइप के शोज या इस टाइप की चीजें जो हमें लगता है कि फिक्शन थी और वो एक्चुअली में हुई हैं, तो सबसे जो रीसेंट एग्जांपल है वो है स्क्विड गेम्स। बड़े सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि एक्चुअली इस तरीके के गेम्स एग्जिस्ट करते थे। हाँ, ऐसे मैंने वो पिक्चर्स देखी हैं जिसके अंदर जो जैसे स्क्विड गेम में था ना कि ऐसा अम्यूजमेंट पार्क वाली वाइब है, ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वैसे सेम बने हुए हैं। वो पिक्चर्स इंटरनेट पे हैं, सेम स्क्विड गेम जैसा, सेम। अब मेरे को ये नहीं पता वो कितना रियल है, वो AI है क्या है, बट वो पिक्चर्स बहुत वायरल हुई थी कि ऐसी जगह एग्जिस्ट करती थी जहां पे ऐसे गेम्स खेले जाते थे, कि ह्यूमन लाइफ पे गैम्बल किया जाता था और हाँ, सारी चीजें, एंटरटेनमेंट है। यार एक चीज मैं इस चीज में मानता हूँ कि इमेजिन तुम्हारे पास दुनिया भर का सारा पैसा है, यू हैव एवरीथिंग एंड नाउ यू आर बोर्ड, क्यों? तुम्हारे पास पिछले 10 साल से सब कुछ है, तुम किस लेवल पे बोर हो जाओगे, है ना? तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यही सब तो करोगे एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि आप इतना तरस जाओगे उस एंटरटेनमेंट, उस हैप्पीनेस, उस एड्रेनलिन के लिए कि तुम फिर ऐसी चीजें करोगे, क्योंकि अब कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग। तो मेरे को लगता है ये कुछ लोग वैसे ही हैं जिन्होंने ऐसी चीजें करी होंगी 100%। मैं तो मानता हूँ। बाप रे, मतलब लोग कितने वियर्ड होते हैं ना, मतलब कहाँ किस तरीके से सोचते हैं और चले जाते हैं सही लोगों की लाइफ को लेके। लोगों का जो मेंटालिटी है ना, मैं ये मानता हूँ हर इंसान के अलग है, हर इंसान के अलग है। तो जब 7 बिलियन 8 बिलियन लोग हैं, ठीक है, 7 बिलियन साढ़े जितने भी पॉपुलेशन है, उन सबका अलग ब्रेन है, तो कोई तो कुछ उल्टा सोचेगा ही, कुछ उल्टा करेगा ही। मोस्टली उनको हम क्रिमिनल्स बोल देते हैं, ठीक है, मोस्टली लोगों को हम ऐसे बोल देते हैं मेंटली इल है, ये है वो है, लेकिन वो बहुत 1-2% लोग हैं। जो बाकी सब लोग हैं उनका दिमाग अलग चल रहा है, तो कोई तो कुछ तो उल्टा करता ही होगा। अब ऐसे इंसान पे पावर आ जाए, पैसा आ जाए, तो कुछ तो करेगा। और इसलिए मैं स्क्विड गेम वाले में बिलीव करता हूँ, क्योंकि सिनेमा बहुत ज्यादा रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड होता है। बहुत जैसे हमने की डिस्कस किया था लास्ट टाइम पॉडकास्ट में, हम डार्क वेब की दुनिया के बारे में बात कर रहे थे, रेड रूम्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वो यही तो है, वो आज के वर्ल्ड का स्क्विड गेम ही है एक तरह से। हाँ सही में। और
जस्ट बिकॉज एक चीज पकड़ी नहीं गई है इसका मतलब नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करती, बस उनको छुपाना अच्छे से आता है। तो मैं ये मानता हूँ कि जितनी भी मूवीज है डार्क वेब पे, जितना भी सब कुछ है, ठीक है, जितना भी इंफॉर्मेशन हम पे है, अब अगर डार्क वेब इतना छुपा हुआ है, ठीक है, कि मोस्टली लोगों को डार्क वेब पता ही नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अब वो चीज इतनी छुपी हुई तो उसके अंदर कितनी चीजें और छुपी हुई होंगी, बस हम ढूंढ नहीं पाए उन्हें। तो वही वाली चीज है। तो मैं तो मानता हूँ कि भाई लोग हैं खराब, और मेरे को ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि लोग कितने खराब हो सकते हैं। जब पावर का नशा और पैसे का नशा चढ़ जाता है तो कुछ भी कर सकते हैं। सही में सब ये यार बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन है कि कैसे लोग किसी और की लाइफ के साथ ये सारी चीजें करने का सोच भी लेते हैं। किसी और के मेरे पास एक स्टोरी थी, ठीक है, उसके अंदर मैंने उससे बेवकूफ इंसान नहीं देखा, सच्ची बताऊं तो, ठीक है, एंड आई वाज लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस, ठीक है। तो एक इंसान था लियम, ठीक है, फिल्म मेकर था, डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, तो ही वाज लाइक कि क्या कर्सेस रियल होते हैं, उसके दिमाग में क्वेश्चन है, कितना भी ब्लैक मैजिक है, जो कुछ भी है, क्या वो रियल है। तो ही वाज लाइक एक काम करते हैं, मैं अलग अलग कल्चर के अलग अलग लोगों के पास जाता हूँ जो ऐसे ब्लैक मैजिक विच क्राफ्ट वगैरह करते हैं, और उन्हें बोलता हूँ कि मुझे कर्स कर एंड लेट्स सी क्या होता है। ओके तो गया पहले, ठीक है, तो पहले लियम नाम था उसका, तो पहले कोवन के पास गया। कोवन इज अ ग्रुप ऑफ विचेस, ठीक है, उनके पास गया, बोलता है कि मुझे कर्स कर दो। तो ये सुना उन्होंने, बोलते हैं भाई क्यों, बोले मेरे को देखना है क्या होता है। तो वहाँ तो उसे डांट पड़ी बहुत जोर से कि पागल हो गया क्या, दिमाग खराब हो गया क्या, भगा दिया उसको। बोलता भाई इधर तो बात नहीं बनी। तो फिर अलग कल्चर वगैरह ढूंढते ढूंढते एक और इंसान के पास पहुंचा, और ये रिकॉर्ड कर रहा था, वो डॉक्यूमेंटी बना रहा है ऐसी के ऊपर। ये एग्जिस्ट करती है, द कर्स्ड मैन नाम है उसका, द कर्स्ड मैन। हाँ ओके, तो ये एग्जिस्ट करती है, मतलब देख सकते हो आप। तो वो गया दूसरे के पास, दूसरे वाले ने भी भाई बोला तू पागल हो गया है क्या, एक तो तू इस इच्छा को आउट इन द वर्ल्ड पुट कर रहा है, मतलब दुनिया के सामने बोल रहा है, अब कोई स्पिरिट कोई कुछ घूम रही है, उसे पता है कि तुझे ये चीज चाहिए, वो तो सबसे पहले तेरे पास आएगी, तू तो इनवाइट कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, कि एक तो चुप हो जा, ये मांगना बंद कर और यहाँ से जा। दूसरे ने भी भगा दिया। अब ये पहुंचा तीसरे के पास, तीसरे ने बोला ठीक है करता हूँ मैं, ठीक है। तो वो कुछ तो अपना स्पेल वगैरह पढ़ने लगा, उसको खड़ा कर दिया वहाँ पे, उसका एक हेयर तोड़ा, ठीक है, उसके पास नेल्स थे, कीले, उसके ऊपर रैप करते करते वो ऐसे स्पेल्स पढ़ने लग गया, स्पेल्स पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसने एक होता है डूम ऑयल, ठीक है, वो ब्लैक मैजिक का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बोला जाता है उसे, ठीक है। वो ऐसे मैं बोलना नहीं चाहूँगा अभी, ठीक है, मतलब बट इट डील्स विद डेड पीपल, ठीक है, एंड देयर बॉडीज, ठीक है। अगर उनसे रिलेटेड कुछ विचक्राफ्ट करना है तो डूम ऑयल यूज़ होता है। तो उसने डूम ऑयल यूज़ करा, एक कपड़े में रैप वगैरह कर दिया और उसको साइड रख दिया, और उसे बोल दिया लियम को कि भाई अब ये तेरे पे कर्स लग चुका है, ठीक है, और अब तू चेंजेस देखना शुरू करेगा, ठीक है। अब तुझे ये कर्स मेंटली बहुत इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो उसने, लियम का ये था कि मेरे को मेंटली इफेक्ट कर ले मैं झेल लूंगा, लेकिन कुछ फिजिकली नहीं होना चाहिए मेरे साथ, लियम का ये था। तो उसने बोला हाँ मेंटली बहुत इफेक्ट करेगा। तो उसके बाद लियम चला गया घर, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो लियम सोच रहा कि कुछ होगा नहीं होगा, समझ नहीं आ रहा। तो उसके बाद और ढूंढने लगा लोगों को, तो वो इंडिया भी आया, उसकी एक इंडियन टीम थी, ठीक है। तो उसने बोला इंडियन टीम को मेरे को एक तांत्रिक ढूंढ के दो जो ऐसा ब्लैक मैजिक करे मेरे पे। तो उन्होंने ढूंढा, तो वो उसके पास गए, उसने बोला तांत्रिक को कि भाई ऐसे ऐसे है, मेरे पे ब्लैक मैजिक कर दो, ठीक है। तो तांत्रिक बोलता ठीक है कर दूंगा, ठीक है, और इसमें हमें चिनामस्ता देवी की हेल्प लगेगी। तो चिनामस्ता देवी जैसे ही बोला, वो जो इंडियन टीम थी वो सक पका गई एकदम कि नहीं नहीं ये नहीं करना, नहीं 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 वी नीड टू लीव, ऐसे हो गई थी एकदम इंडियन टीम। तो लियम वाज लाइक एक सेकंड ये क्या सीन है। तो चिनामस्ता देवी मतलब बहुत बड़ी गॉडेस हैं जिनका मतलब इनवाइट करा जाता है ऐसे ब्लैक मैजिक और वुडू विच क्राफ्ट वगैरह में, बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है उनकी। लेकिन ये बोला जाता है कि अगर उनसे आप कुछ मांगते हो एंड इफ इट गोज रॉन्ग तो वो बहुत ज्यादा ही रॉन्ग होना लग जाएगा तुम्हारे साथ, एक्सट्रीम पे जाएगा, बहुत एक्सट्रीम चला जाएगा। तो जो तांत्रिक था उसने बोला कि मैं तुम्हारे सामने चिनामस्ता देवी को ऐसे समन करूंगा और तुम उनसे खुद मांग लेना। तो पहले तो इंडियन टीम डर गई, तो ये लियम अपना बेचारा ही अकेले चला गया तांत्रिक के साथ। वहाँ गया तो वहाँ पे पूजा पाठ हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इसने विश वगैरह मांग ली, तो पूरा उसने अपना रिचुअल कर दिया। वो इतना आई थिंक अच्छे से डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट हाँ इसने ये करा, फिर भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो अब लियम को लगा कि ये सब ना ये होक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा।
अब आखिरी चीज के लिए वो गया मेक्सिको। ठीक है, मेक्सिको में क्या होता है, मेल और फीमेल विचेस होते हैं, ब्रूजोज एंड ब्रोजाज बोलते हैं उनको। ठीक है, तो वो गया, बोलता है कि मेल पे कर्स कर दो। तो बोलते कि भाई आर यू श्योर? तो बोलता हाँ, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों से मिल के आया, कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो बोलता ठीक है, मतलब इट्स योर कॉल। तो वहाँ पे उसने एक ऐसे आदमी को ढूंढा जो ब्लैक मैजिक वगैरह करता था और सेटन की पूजा करता था। ठीक है, तो बोलता रात को मिलेंगे परसों। ले गया उसे फिर। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैचू था सेटन का। ठीक है, जिसके मुंह में सिगरेट लगी हुई थी। ठीक है, और ऐसे प्रॉपर खड़ा है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे सरप्राइजिंगली। ठीक है, बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ पे लेके गया, तो वहाँ पे कुछ अपनी प्रेयर्स वगैरह पढ़ने लग गया। तो वहाँ पे उसके पास एक चिकन था। वो चिकन को उसने नेक पे स्लाइस करा, लेकिन सिर्फ इतना करा कि वो चिकन मरे ना, लेकिन तड़पता रहे। और उससे ब्लड जो निकल रहा था उसने उसको सब पे स्प्रे करा, फिर स्पेल्स वगैरह पढ़े। तो उसने लियम को बोल दिया कि भाई अपनी जो तेरी विश है वो पेपर पे लिख के दे दे। अंदर ले गया और एक जगह पे उसने सबमिट कर दिया। बोलता अब तेरा ये चीज़ हो चुका है, अब तू जा सकता है। लियम चला गया घर। ठीक है, आई थिंक कैलिफोर्निया रहता था वो। चला गया वहाँ पे, जाके सोच रहा है कि भाई कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, कि सब वेस्ट था, मेरी डॉक्यूमेंट्री फ्लॉप हो गई। उस रात सोया और उसको अब आने लग गए बुरे सपने, मतलब सबसे हॉरिफाइंग सपने। कि मतलब ऐसे सपने जिसमें हार्ट रेट एकदम मैक्स चला जाता हो, कि उठ नहीं पा रहे हो आप, एकदम टॉर्चर हो रहा है आपके साथ। तो मेंटली उसको बहुत इफेक्ट करने लग गया। तो लियम सोच रहा है कि भाई ये अब असर तो हो रहा है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बट लियम वाज लाइक अच्छा ठीक है, मेंटल संभाल लूंगा मैं, फिजिकल नहीं होना चाहिए। एकदम से आउट ऑफ रैंडमली, ठीक है, उसको शौक चढ़ा कि चलो साइकिलिंग करने चलते हैं। तो साइकिलिंग करने गया माउंटेन्स में, माउंटेन बाइक थी उस पर गया वहाँ पे। तो वहाँ पे उसका एकदम से चलाते चलाते उसका बहुत ज़ोर से एक्सीडेंट होता है। ठीक है, उठता है, देखता है उसके नी पे बहुत लंबा कट आ चुका है, एक बहुत लंबा। ठीक है, और उसे देखता है और उसको एकदम से रियलाइज होता है, एक सेकेंड, मैं तो सीधे रास्ते पे चला रहा था, मेरे को किसी ने धक्का दिया है अभी। ठीक है, कोई नहीं है आसपास, दूर दूर कोई नहीं है, पूरा जंगल। तो ही वाज लाइक एक सेकेंड, मेरे को अभी किसी ने धक्का दिया है, मैं तभी गिरा हूँ। ठीक है, तो वो सोचता है भाई ये तो कुछ हो गया खराब। घर गया, उसकी बहुत वर्स्ट कंडीशन हो चुकी, उसका पैर चलना बंद हो चुका था ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑपरेशन वगैरह सब कुछ, स्टिचेस वगैरह है। घर पे बैठा था तो उसने सोचा कि ये शायद हो सकता है पूरा जो विचक्राफ्ट हुआ उसकी वजह से। गया, उसने अपनी पुरानी फुटेजेस देखनी शुरू करी। देख रहा और उसके अंदर से ना एक फुटेज पे आके रुक गया वो। जो वो बंदा नहीं था जो नेल पे वो सब कुछ कर रहा था, ठीक, उसने बोला था कि अब तुम कर्स्ड हो। और सबसे पहला इफेक्ट इसका मेंटल होगा, और फिजिकल जब आना शुरू होगा इम्पैक्ट, तो इट विल स्टार्ट विद योर लेग्स, यू विल लूज योर लेग्स फर्स्ट। उसने वो फुटेज देखी एंड ही रियलाइज्ड एक सेकेंड, ये तो स्टार्ट हुआ है, अभी फिजिकली कुछ भी हो सकता है अभी। तो भाई लियम की अब फट गई कि भाई ये क्या हो गया, तो पैनिक करने लगा बहुत जोर से। तो जो सबसे पहला वो कोवन नहीं था, ग्रुप ऑफ विचेस, तो उसके पास जाता है और भाई हाथ पैर जोड़ लेता है कि भाई मैंने ये कर दिया है, हेल्प कर दो, मेरे एक पैर जा चुका है, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, अब प्लीज मेरे को ठीक कर दो। ठीक है, तो पहले फिर उन्होंने भी डांटा कि तू पागल है, तेरे को मना करा था, क्यों गया। ठीक है, बोलता डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। बोलता तू बेवकूफ है, ठीक है, कि मर जाता अगर तो डॉक्यूमेंट्री का क्या पॉइंट रह जाता। ठीक है, तो उसके बाद वो पूरा ग्रुप आया विचेस का, उस स्पेल्स करे, सब कुछ करा, और एंड दैट वाज द लास्ट टाइम इसने किसी ऐसे विच क्राफ्ट में पार्ट लिया था। और उसके बाद इसके सारे कर्सेस हटे हैं, क्योंकि उसका एंड में पता चला उस पे 3 कर्सेस हैं, जिनको वो सोच रहा था ना कि कुछ नहीं हुआ इनसे, वो तीनों थे। और फिर जाके वो घर गया और फिर जाके नॉर्मल लाइफ हुई है उसकी। तो इस वजह से ना मैं जेन्युइनली ये सोचता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो ये कंटेंट के लिए, ठीक है, ऐसे हॉन्टेड जगहों पे जाते हैं, एक तो होते हैं प्रोफेशनल्स, करेक्ट, ठीक है, उनका काम ये है एंड दे नो देयर शिट, ठीक है, वो चीज होती है। ठीक है, दूसरे हैं कंटेंट क्रिएटर्स, दे आर लाइक कि हम इस हॉन्टेड जगह पे जाएंगे, देखने क्या होगा। मैं अगर तुम्हें दिख गया फिर क्या करोगे, मैं इज इट वर्थ द रिस्क? कभी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये एग्जैक्टली सो मैं जब छोटा था बचपन में ऐसा था कि मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था एक, तो मैं बड़ा डरपोक सा फट्टू सा हो गया था। तो उसके बाद मैंने डर को भगाने के लिए बहुत सारी चीजें करी, हनुमान चालीसा पढ़ी, रात में मूवीज देखी बहुत सारी। फिर इवेंचुअली मैं अलग अलग हॉन्टेड जगहों पर जाने लगा, कब्रिस्तान और ये सब जाने लगा। 9th-10th की बात बता रहा हूँ मैं यहाँ। तो
और कॉलेज में आते आते तक भी मैं ऐसा नहीं है कि मतलब हर दिन चलो कब्रिस्तान चलते हैं, ऐसा वाला नहीं। बट हाँ, जब भी ऐसे मौका मिले तो मैं चला जाता था, अकेले भी चला जाता था। दिन में रात में भी गया हूँ मैं। तो दिल्ली के रिज एरिया में, मालचा महल, ये सब मतलब जाके आप देखते हो कि यार ये सारी चीजें हो रही हैं, चल रही है। पीर गायब है एक वहाँ पे कमला नगर के पास नॉर्थ कैंपस में, तो वहाँ गए। और उस टाइम पे ना मतलब ऐसा लगता था मुझे कि अब चलो मैंने डर को भगा दिया है, तो अब डर को भगाने के बाद आपकी चुल शुरू हो जाती है एक्चुअली। हो सकता है। और फिर उसके बाद उस क्यूरियोसिटी के चक्कर में आप अलग जगह जाते रहते हो अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अलग अलग चीजों को प्रूफ करने के लिए। लेकिन जैसे ही मुझे पहला साइन मिला कि भाई अब तो नहीं, ये ठीक नहीं है। मालचा महल में ही हुआ था केस के फ्लैशेस में मुझे दिख रहा है कि कुछ तो इधर से उधर हो रहा है। एंड जो पहाड़ों में आप एकदम से जाते हो, आपका सर हेवी नहीं हो जाता है कि बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड सिकनेस और ये सारी चीजें आपके आ जाती हैं। तो बिल्कुल वैसा एकदम ट्रिप कर रहा था मेरा सर। और फिर उसकी 5-7 दिन तक मुझे काफी हाई फीवर था। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई चुल अच्छी चीज है, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए। इतनी नहीं होनी चाहिए सही में यार। भाई साहब तुम वही हो जिनके लिए मेरे को टेंशन होती है। लेकिन यार ये मेरी क्यूरियोसिटी की वजह से गया था, मैं कंटेंट बनाने के लिए नहीं गया था। तभी हम हॉरर स्टोरीज इतनी सुनाते हैं, कभी कंटेंट बनाने के लिए हम हॉन्टेड जगहों पे नहीं गए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मैं कंटेंट वाले को तब भी ऐसे पॉइंट्स दे सकता हूँ कि चल वो ठीक है, इंसेंटिव है वहाँ। इसमें चुल में क्या इंसेंटिव है? कोई इंसेंटिव नहीं है यार। यार पहले पता नहीं होता था ना कि आप ऐसे पैरानॉर्मल स्टडीज कर सकते हो और चीजें कर सकते हो, वरना हो सकता है मैं शायद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता आज। बट हो सकता है। तो हम लोगों ने एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं चाहता हूँ कि OnePlus Nord Buds 4 आप पहन लो अपने कान के अंदर। ओके। एंड हम आपको एक ऑडियो सुनाएंगे। अरे यार। एंड आपको बताना है वो ऑडियो रियल है या फेक है। अच्छा, That's it. ठीक है। तो आर यू रेडी? आई विल प्ले दिस ऑडियो नाउ। तो अब बेसिकली ये बताना है। सो क्लिप्स चलाते हैं हॉन्टिंग की। अब रियल है या फेक है, दिस यू हैव टू टेल। ये क्या है? मेरे को फेक लग रही है। फेक लग रही है? सी यू आर राइट। अच्छा, थैंक गॉड। मेरे को असली नहीं सुननी। ओके, बट ये ऑडियो फेक नहीं है, ये रिकॉर्डिंग्स फेक नहीं है, ये हॉन्टेड नहीं है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग केस है इसके पीछे। ओके। तो यूएस और वियतनाम की जब वॉर चल रही थी, हाँ, तो यूएस ने एक स्पेशली ये ऑडियो क्रिएट किया वियतनाम की आर्मी को डराने के लिए। क्योंकि वियतनाम में लोग मानते हैं सारे रिचुअल्स को, सारे कर्सेस को, अनडेड लोगों के बारे में बात करने की बातें। तो उनको मेंटली सामने वाली आर्मी को अनसेटल करना था, इसलिए यूएस ने अलग अलग तरीके से ये वेलिंग और क्राइंग नॉइजेस बनाए। ये उनके रेडियो पे चलती थी। ये सुनाते कैसे थे? ये बेसिकली जो टनल्स होते थे ना वहां पे, जब भी वो नेविगेट करने के लिए यूज करते थे, वो सारे टनल्स में ये बड़े से स्पीकर में लगा देते थे आवाज। तो वियतनाम की आर्मी को, वियतनामीज आर्मी को लगता था कि कहाँ से ये आवाजें आ रही हैं और कुछ तो है जो कि बहुत ही गलत होने वाला है और बहुत ही पैरानॉर्मल सीन है। तो वो वैसे ही मेंटली उनका खत्म हो जाता था दिमाग के, लड़ेंगे कैसे। सही में उस टाइम पे मैं होता उनकी आर्मी में, मैं ये सुन लेता भाई, वियतनाम स्लीप एक्सपेरिमेंट हो रहा होता हूँ, कोई सो ही नहीं रहा है सुन के। क्रेजी भाई, क्रेजी। नाइस। Okay, now that you liked OnePlus Nord Buds 4, loved it. Here's a gift from our side. Thank you. Thank you. यार ये एक्चुअली बहुत अच्छे थे भाई, वेरी नाइस, मजा आ गया। बड़ी कितना क्रेजी एक्सपेरिमेंट नहीं है कि दूसरे वाली आर्मी को ही खत्म कर दो ऐसे में, उनके ब्रेन को ही डिस्ट्रॉय कर दो कि ना सो पाए ना कुछ कर पाए। मतलब इजी वे टू विन। एंड बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर दिया उन्होंने उसकी। एंड ये इतना प्रिविलेंट है भी, मतलब साउथ ईस्ट एशियन कल्चर में बिलीफ सिस्टम अबाउट द रिचुअल्स, कर्सेस, ये सारे कितना ट्रू है। ऐसी कोई कहानी पता है क्या? you've come across any case like that?
मैंने एक है, मैंने उसको कवर भी करा था, मैंने वीडियो भी बनाई थी उस पे। एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पे इनकैंटेशन नाम से। दैट्स अ वेरी पॉपुलर हाँ, फिल्म। तो मैंने वो देखी एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। मेरे को बहुत अच्छी लगी क्योंकि मेरे को वो मूवीज हॉरर, मतलब वो मूवीज अच्छी लगती है जिनमें हॉरर तो है ही लेकिन एक अच्छी स्टोरी होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा तड़का लगता है फिर हॉरर में, क्योंकि मोस्टली हॉरर मूवीज वही होती है कि साउंड इफेक्ट्स डाल दे, डरा दिया बस, कि कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। तो हाँ, जब तक आपको अंदर से गट में टेंशन ना फील हो तब तक हाँ, सही है। क्योंकि वो चीज स्टोरी ही ला सकती है कहीं ना कहीं। तो मैंने इनकैंटेशन देखी एंड आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। आई वाज लाइक गुड स्टोरी, अच्छी थी। तो मैंने ऐसे ही सर्च करा, यूजुअली मैं ऐसे करता नहीं हूँ, बट मैंने सर्च करा एंड मेरे को पता चला कि ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। इज इट? या द वू फैमिली केस है एक, तो मैं सुनाता हूँ एंड उस पे ही बेस्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि जो इन मूवी में हुआ था वो सेम हुआ था, बट उससे इंस्पायर्ड है। हाँ, मूवी में शॉर्ट में बता देते हैं कि क्या हुआ था। तो मूवी में कर्स है, जिसे आप पढ़ते हो तो वो कर्स एक्टिवेट हो जाता है एक तरह से। हाँ, मतलब वो मूवी बहुत अच्छी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। ठीक है, इट्स वेरी गुड, और किसी के साथ देखना, देख पाओ तो। ये जो एक्चुअल स्टोरी थी उसके अंदर क्या था कि एक छोटा सा घर था, उसमें वू फैमिली रहती थी, वो सरनेम था उनका। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी जो पड़ोसन थी उनकी डोर की बेल बजी या नॉक हुआ था। ठीक है, तो वो गई खोलनी, मतलब पहले उन्होंने वो की होल में से देखा तो उन्हें मिस्टर वू दिखाई दिए। ठीक है, वो ऐसा हाँफ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। तो वो थोड़ा पीछे हो गई उनके नेबर दरवाजे से कि भाई एक सेकंड, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो उनकी नेबर ने फिर हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, तो दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि भाई कोई नहीं है। तो शी गॉट क्यूरियस कि क्या हो रहा है, कि ऐसे हमने मिस्टर वू को कभी ऐसे इस हालत में नहीं देखा। तो वो घर पे पहुंची उनके, और घर पे पहुंचते उन्होंने कुछ ऐसा देखा एंड शी पैनिक्ड, और उन्होंने एकदम से पुलिस को फ़ोन करा कि भाई इस घर को चेक करो, समथिंग्स रॉन्ग। ठीक है, तो पुलिस आई तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एकदम से बहुत सारी मक्खियाँ बाहर निकली दरवाजे से, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। ठीक है, एंड दे वर लाइक कि ये क्या हो रहा है। तो वो अंदर घुसे ढूंढने के लिए कि वो फैमिली वगैरह कहाँ है, कोई नहीं मिल रहा। वो अंदर गए तो पूरे ज़मीन पे क्या कहते हैं, चावल और नमक पूरे फ्लोर पे बिछा हुआ है। तो एंटर करे, दे वर लाइक कि यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कुछ। अंदर गए, वो देखते हैं कि घर की ऑलमोस्ट सारी वॉल्स पे ह्यूमन फीसिस लगी हुई है। ठीक है, कि किसी ने लगाई है उसके अंदर। फिर और अंदर जाते हैं, डाइनिंग टेबल दिखता है, डाइनिंग टेबल पे बर्तन है, उनके अंदर ह्यूमन फीसिस रखी हुई है कि किसी के कंज्यूम करने के लिए रखी हुई है। तो पुलिस वाज लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, समझ नहीं आ रहा। तो वो आखिरी वाले कमरे में पहुंचे तो उसके अंदर ना एक लड़की की डेड बॉडी थी, पड़ी हुई थी। लड़की की डेड बॉडी थी, ऐसे बहुत ही मतलब एग्जॉस्टेड सी थी वो। ठीक है, उसके पूरे बॉडी पे बर्न मार्क्स थे, और वो सारे बर्न मार्क्स ना ऐसे यूनिफॉर्म थे, एक स्पेसिफिक साइज के ही थे। अच्छा, बर्न मार्क्स थे। तो मतलब कि हाँ, जैसे मतलब ऐसा नहीं था कि आग से लगे हों किसी, हाँ, कि वो बर्न मार्क्स दिए गए हैं। दिए गए हैं। ठीक है, तो वो सारे सेम दिख रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने फिर उस बॉडी को उठाया, उसको फॉरेंसिक्स के पास भेजा। तो फॉरेंसिक्स के पास जब भेजा तो पता चला कि उस लड़की की बॉडी जब चेक हुई तो पता चला उसके पूरे इसोफेगस में, लंग्स में, अंदर पूरे में ह्यूमन फीसिस भरी हुई है। ठीक है, एंड शी डाइड ड्यू टू ऑर्गन फेलियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुलिस ने देखा कि ये क्या हुआ भाई, ये क्या हो रहा है, ये इस लड़की की मौत कैसे हुई और बाकी फैमिली का। तो ये स्टोरी शुरू होती है कि ये वो फैमिली रहती थी इस छोटे से घर में। ठीक है, तो इनको ये बहुत सुपरस्टिशियस थे। ठीक है, तो ये फेंगशुई में, और ये इनके पास काफ़ी फेंगशुई में बिलीव करते थे, और इनके पास काफ़ी सारे और साइंस थे, टैलिस्मैन वगैरह थे। ये टैलिस्मैन होता क्या है? टैलिस्मैन होता है बेसिकली क्या कहते हैं, चाइनीज़ कल्चर में इट्स अ पेपर, और वहाँ पे चाइना में कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्पिरिचुअल मीडियम माना जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने क्या कहते हैं, अपना ही ब्लड यूज़ करके उन पेपर पे गुड चार्म लिखते हैं। मतलब उस टैलिस्मैन पेपर को बहुत लकी माना जाता है कि अगर एक स्पिरिचुअल मीडियम ने अपने टंग को काट के उसके ब्लड से अगर लिखा है, तो अगर तुम उसे घर में लगा दो तो वो बहुत बड़ा गुड लक होता है। तो ये बहुत मेजर चीज़ है, ब्लेसिंग की तरह होती है। तो वो फैमिली बहुत सुपरस्टिशियस थी एंड दे वर लाइक कि भाई घर में हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। एंड मतलब बुरी चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने अलग अलग सिम्बल्स लगाए हुए थे जो
उनके कल्चर में यूज़ होते हैं, टैलिस्मैनिक पेपर थे, सब कुछ था, इंसेंस स्टिक्स वगैरह करते थे कि प्योरिटी रहे घर में, लेकिन उनके घर में सनलाइट नहीं आती थी। ये बहुत वैसा कोने में घर था उनका। तो अब जो मिस्टर वू और मिस वू थी, उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटियां थी, 1 बेटा था, ऐसे ही कुछ था, ठीक है। तो सबसे छोटी बेटी उनके साथ ही थी, बड़ी बेटी टाइपे में काम करती थी, नर्स थी शायद, ठीक है, और बेटा भी ऐसे पढ़ ही रहा था। तो एकदम से क्या होने लगा कि घर में अब मिस्टर वू और मिस वू के साथ उनकी छोटी बेटी रहती थी, तो अब छोटी बेटी को ना अजीब से सपने आने लगे एक दिन, ठीक है, रैंडमली। तो उनके उसके सपने में आने लगे द थर्ड प्रिंस उनके वहाँ पे चाइनीज कल्चर में बहुत मतलब गॉड लाइक फिगर है, ठीक है। थर्ड प्रिंस इज लाइक गॉड ऑफ प्रोटेक्शन एक तरीके से, समझ गया। तो वो आने लगे। तो उसने बताया अपने घर वालों को, तो घर वाले उनको लगा कि भाई ये तो कुछ वार्निंग है, क्योंकि अगर गॉड ऑफ प्रोटेक्शन आ रहे हैं तो दे आर वार्निंग अस कि कुछ तो होने वाला है खराब, ठीक है। तो अब उसके बाद अब वो वरी करने लगे। वो अपने एक वहाँ पे कोई मॉन्क था, मतलब जैसे पंडित होते हैं हमारे यहाँ पे, वहाँ पे किसी के पास गए, उन्होंने पूछा ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं, तो उसने बोला कि आपकी बड़ी बेटी को घर बुला लो वापस, कुछ गड़बड़ होने वाली है, समथिंग नॉट राइट। अब ये जिस दिन हुआ उसके अगले दिन उनकी बड़ी बेटी घर पे रेडी हो रही है ऑफिस जाने के लिए, एकदम से डोरबेल बजती है, मिस वू खड़ी है, उसकी माँ आ चुकी है, बोलती है बेटा चलो वापस घर, ठीक है। तो उसको समझ नहीं आता क्या हुआ है, तो वापस घर लेके चली गई, ठीक है। घर पे आई तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ, ठीक है। तो बातचीत वगैरह हो रही है, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वार्निंग मिली है कि तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है, बड़ी बेटी को ये बोला, तो इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुला लिया, और यहाँ पे हम ऐसे प्योरिटी के लिए इंसेंस स्टिक्स वगैरह जलाते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे माहौल अच्छा रहेगा, यहाँ पे तुम सेफ रहोगे। उसी रात सोने गए, तो अब बड़ी बेटी को सपने आने लग गए ऑफ, बहुत ज़्यादा ऑफ, ठीक है। और वो सपनों में चीखने लग गई बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। मतलब सपने देखते हैं ना कई बार इंसान ऐसे सोते हुए चीखने लगता है, वो होने लगा। तो ये बहुत ज़्यादा वरी हो गए कि भाई ये क्या चीज़ हो रही है, ये तो वार्निंग मिली थी हमें इसके साथ कुछ होने वाला है, तो समझ नहीं आ रहा। तो उन्हें लगा शायद इसके अंदर कोई, या तो ये पोजेस हो चुकी है। तो उसको लेके गए एक मंदिर, वहाँ पे उनका जो चाइनीज़ कल्चर में जो मंदिर होता है वहाँ लेके गए, वहाँ पे पूजा वूजा कराई, सब कुछ करा, वापस लेके आ गए, ठीक है। अब एकदम से रैंडमली चीज़ें और वर्स होने लग गई, और जितनी ज़्यादा वर्स होती जा रही थी, फैमिली उतनी ज़्यादा इंसेंस स्टिक्स जलानी शुरू कर दी उन्होंने, उतने ही ज़्यादा टैलिस्मैन और बाकी सिम्बल्स लगाने शुरू कर दिए, मतलब पूरा घर इन्होंने कवर कर दिया था उस पर। तो एक दिन क्या हुआ कि शाम के टाइम बड़ी बेटी एकदम से आई और बहुत ही पोजेस्ड हरकत कर रही थी, एंड उसने एकदम से बोला कि आई एम द थर्ड प्रिंस, कि मतलब थर्ड प्रिंस की मतलब स्पिरिट ने, जो गॉड है, उसने उसे पोजेस कर लिया, ठीक है। जैसे ही उसने ये बोला, उसके बाद उसके एक दूसरी बहन ने बोला कि आई एम द गॉडेस ऑफ मर्सी, मतलब ये सारे चाइनीज कल्चर के गॉड्स हैं, ठीक है। एक एक करके सबने एक एक गॉड का नाम ले दिया कि आई एम दिस, कि एकदम से सडनली सारे पोजेस हो गए, ठीक है। आखिरी में वो उनका बेटा बचा, एंड वो देख रहा है कि ये हो क्या रहा है, एंड आखिरी में उनका बेटा भी बोल पड़ता है कि आई एम गॉड ऑफ दिस दिस दिस, ऐसे करके। तो अब सबने एक एक नाम ले दिया, सारे फैमिली मेम्बर्स ने, ठीक है। अब ये हो गए कि एक सेकेंड, अगर सबके अंदर गॉड्स हैं, अगर इतने सारे गॉड समन हुए हैं, तो किसी चीज़ से बचाने के लिए हुए हैं। और वहाँ पे उनके दिमाग में आया कि भाई एक सेकेंड, शायद हम सब में से कोई एक इंसान एक्चुअली पोजेस्ड है, जिसके अंदर एक्चुअली डीमन है, और वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो गॉड है, कि वो गॉड है। तो अब सबसे ज़्यादा शक तो बड़ी बेटी पे ही था, क्योंकि वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। तो अब सब ने सोचा कि भाई क्या करा जाए, ठीक है। तो वहाँ पे ये माना जाता है कि जो भी ईवल स्पिरिट्स होते हैं उनको गंदगी नहीं पसंद, ठीक है, वो थोड़ा क्लीनलीनेस के साइड जाते हैं। अच्छा उल्टा है, हाँ, सरप्राइजिंगली इविल स्पिरिट्स को हाँ। गंदगी नहीं पसंद। हाँ, हमारे यहाँ पे शायद ये माना जाता है कि अगर कोई इंसान गंदगी में रहता है तो वो मेंटली थोड़ा वीक हो जाता है कहीं ना कहीं, तो उसको पोजेस करना आसान रहता है। वहाँ पे ये रहता है कि अगर कि कोई भी स्पिरिट है वो गंदगी की तरफ नहीं जाती, ठीक है, गंदगी सर्वाइव नहीं कर सकती है। साथ ही साथ उनको मतलब राइस और नमक भी वो उनको सूट नहीं करता। तो सबसे पहला उन्होंने क्या करा कि पूरे फ्लोर पे राइस और नमक डाल दिया, ठीक है। अब उसके अंदर बिठा दिया, सारे बैठ गए आराम से, अब वेट कर रहे डीमन के जाने का कि पता चले कौन। कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने फिर सोचा रुको, एक और तरीका है कि हम एक दूसरे पे ना
ठंडा पानी, एकदम चिल्ड पानी फेंकते हैं एक दूसरे पे, छपके मारते हैं कि उससे भी डीमन निकल सकता है। तो ये पूरा फैमिली एक दूसरे पे रैंडमली पानी फेंकते थे और स्पेल्स पढ़ते थे, और इसकी आवाज़ें ना इनके पड़ोसियों में जाती थी, और पड़ोसियों का दिमाग खराब हो रखा था कि इस घर में क्या हो रहा है। अब सारे डर रहे हैं कि उन्हें पता है कुछ तो ऑफ है, और किसी को पता नहीं करना क्या हो रहा है। तो ये काफ़ी टाइम तक, महीनों तक पड़ोसी ये सारी आवाज़ें सुनते रहे। उसके बाद सबने डिसाइड करा कि भाई ये काम नहीं कर रहा, अब हमें थोड़ा एक्सट्रीम जाना पड़ेगा। तो इन्होंने ह्यूमन फीसिस ली और अपने सारे दीवारों पे सब कुछ लगा दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है। देवर लाइक कि अब शायद डीमन निकल जाएगा, नहीं निकला, ठीक है। तो देवर लाइक कि ओके, अब हम एक एक करके खाना शुरू करते हैं। तो इट स्टार्टेड विद द डॉटर, जिसपे सबसे ज़्यादा शक था, सबसे बड़ी बेटी थी। उसने खाना शुरू करा, ठीक है, और उसने इतना कंज्यूम कर लिया दैट शी डाइड, ठीक है। उसके बाद फैमिली ने देखा और एकदम से उनको रियलाइज हुआ कि वो एकदम से रियलिटी में आ गए व्हेन शी डाइड, कि भाई ये तो ज़्यादा हो गया अब, ठीक है। तो पूरी वो मिस्टर वू गए नेबर के यहाँ, नॉक करा और भाग गए पूरी फैमिली को लेके, उसी मंदिर जहाँ पे पहले लेके गए हुए थे वहाँ पे गए। तो जब पुलिस आई, उन्होंने देखा, ठीक है, कि भाई ये सब कुछ हो चुका है। अच्छा हाँ, क्लेनलीनेस के टाइम पे देवर लाइक कि इसके अंदर डीमन है, तो हम इंसेंस स्टिक लेके इसको पोक करते हैं कि प्योरिटी आ जाए, एंड दैट वाज द रीजन उसके पूरे बर्न मार्क्स थे। ये सब कुछ हुआ, तो पुलिस आई, उन्होंने पूरा केस बना इस पे कि भाई ये वो फैमिली ने मर्डर कर दिया है। लेकिन फिर जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, उन्होंने बोला कि एक कोई दूसरा इंसान एक इंसान को फोर्स नहीं कर सकता टू ईट समथिंग, कि जितना क्वांटिटी इसके अंदर था ह्यूमन फीसिस, इसने ये सब खुद खाया जस्ट टू प्रूव कि इसके अंदर डीमन नहीं था, एंड देन शी डाइड, ठीक है। तो उसके बाद पूरा केस बना, पूरा लीगल बैटल हुआ, और जब ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पूरी फैमिली को बाइज्जत बरी कर दिया गया कि इन्होंने कुछ नहीं करा, और अभी भी वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। पर वो डीमन का क्या हुआ फिर, कैसे? डीमन शायद वो बड़ी के अंदर ही था या फिर सबके अंदर था, नो वन नोस। तो इस पे मूवी बेस्ड थी इनकैंटेशन। तो ये जब मैंने केस पढ़ा, मेरे को तो बिलीव ही नहीं हुआ। एक बीच में इस पे बात निकल के आई थी कि जिस घर के अंदर वो रहते थे ना, उसके अंदर जो वुड थी वो मॉइस्चर की वजह से ना ऐसे फर्मेंट होने लग गई थी कि उसके पार्टिकल्स निकल रहे थे, एंड दैट कुड बी अ मेजर रीजन। उन सबकी साइकी इफेक्ट हो रही थी, उसको ब्रीद इन कर रहे थे, बट स्टिल ज़्यादा बड़ा रीज़न लगता नहीं है। तो हाँ, ये थी स्टोरी पूरी इनकैंटेशन की, एंड ये सबसे खतरनाक सेल्फ एक्सोर्सिज्म वाली स्टोरी मैंने सुनी आज तक, कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना था, और ये रियल स्टोरी है। और ये चाइना की इस कहानी है? चाइना की है। वाह, चाइना ही था शायद, चाइना था या कोरिया था, बट हाँ ऐसे एशियन साइड ही है ये स्टोरी। बड़ी क्रेजी चीजें होती हैं यार दुनिया में। इनफैक्ट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आप सबसे क्रेजी चीजें ढूंढ कर लेकर आते हो। ऐसी क्रीपी पास्ताज हैं बड़े सारे रेडिट पे, और बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं। ऐसी कोई स्टोरी है रेडिट स्टोरी जो कि दिमाग घुमा दे? एक रेडिट स्टोरी है, बट ये स्टोरी मैंने मिस्टर बॉलन है शायद, बॉलन, तो उनकी मैंने वीडियो देखी थी, उसका टाइटल कुछ ऐसी ही था, आई थिंक हाईलाइट थी किसी तो पॉडकास्ट की, कि मतलब द ग्रेटेस्ट स्टोरी यू विल एवर हियर, ऐसे रेडिट स्टोरी थे। तो आई गॉट क्यूरियस एंड मैंने वो सुनी, एंड आई वाज लाइक आई डोंट थिंक आपको पता उसके बारे में, तो या तो आपको मज़ा आ जाएगा भी सुन के। तो स्टोरी शुरू होती है कि एक लड़का था मिच, ठीक है, वो कॉलेज स्टूडेंट, मतलब बहुत बढ़िया स्टूडेंट, पढ़ाई में भी अच्छा था, ठीक है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, ठीक है, अपनी कॉलेज की फुटबॉल टीम में था, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब ए ग्रेड स्टूडेंट्स नहीं होते वैसा था। तो उसको कॉलेज में एक लड़की पसंद आ गई, उसका नाम था केला, KYLA, ठीक है। तो उसको वो पसंद आ गई, उसने उसे डेट पे पूछा, बट केला वाज लाइक हार्ड टू गेट, एक्ट कर रही थी वो, ठीक है, बट स्टिल जैसे तैसे मिच ने कन्विंस करा। लेकिन फिर वो पहली डेट पे गए, फिर दूसरी पे गए, तीसरी पे गए, एंड दे फेल इन लव एकदम डीपली, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो उसके बाद उनको इतना प्यार था एक दूसरे के साथ कि दे डिसाइडेड कि जैसे उनका कॉलेज ख़त्म हुआ, दे गॉट मैरिड, और जैसे ही उनकी शादी हुई फिर उन्होंने साथ में एक घर भी लिया। एंड जो प्रॉपर एक अमेरिकन ड्रीम होता है कि वाइट फेंस के अंदर एक अच्छा सा घर हो, जिसके अंदर इतनी स्पेस हो कि आगे बच्चे हो तो उसके लिए जगह है, मतलब इट्स द अमेरिकन ड्रीम, एंड वो उनका पूरा हो चुका था, अच्छा सा घर ले लिया। फिर उसके बाद उनका बेटा भी हुआ एक, ठीक है, और एक बेटी भी हुई, बट बेटा फेवरेट था मिच का, ठीक है, मिच बहुत प्यार करता था उससे। तो एक दिन क्या हुआ,
तो केला वो बच्चों को लेके बाहर चली गई घर से। तो मिच घर पे अकेला, अब आदमी क्या करेगा, ऐसे अकेला बैठा टीवी देख रहा है बढ़िया से। तो वो टीवी देख रहा, अब टीवी के साइड में एक लैंप रखा हुआ था, उनके पास एक रेड लैंप था जिसके ऊपर ऐसे गोल्डन लाइनिंग्स थी, अच्छा सुंदर सा लैंप था, सिंपल सा, वो रखा हुआ था। तो मिच टीवी देख रहा है और देखते देखते उसका ध्यान एकदम से लैंप पे जाता है और फिर वापस वो टीवी देखने लगता है। बट फिर से वो लैंप को देखता है और उसे कुछ ऑफ फील होता है कि कुछ ऑफ है। एंड ये रियलाइज, एक सेकेंड, ये लैंप थोड़ा सा ब्लर क्यों दिख रहा था। तो ऐसे आंखें रब करता है, वो देखता है लैंप को, वो ब्लर दिख रहा है। फिर वो साइड में देखता है बाकी सारी चीज़ें फोकस में है, लैंप क्यों ब्लर दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो वो बोलता है ऐसे ही वहम हो रहा होगा, टीवी देखने लग जाता है। लेकिन फिर से उसका ध्यान लैंप पे चला जाता है। तो सोचता है एक सेकेंड, ये ब्लर क्यों दिख रहा है, क्या क्या चीज़ है। और ऐसा नहीं था खाली वो टॉप ब्लर हो रहा, पूरा लैंप बस ब्लर है। तो उसको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो उसको काफ़ी देर देखा उसने, उसको नहीं आ रहा समझ, आंखें रब कर ली, सब कर लिया, ठीक है, बट वो अभी भी ब्लर दिख रहा है, उसको नहीं आ रहा समझ क्या आ रहा है। तो वो टीवी में ध्यान लगाने की कोशिश करता है वापस, और फिर से लैंप को देखने लग जाता है, ठीक है। वो लैंप उसे कहीं ना कहीं अपने तरफ खींच रहा होता है। तो वो लैंप को देखता है और काफ़ी घंटों तक लैंप को देखता रहता है, एक जगह बैठ के बस लैंप को देख रहा है। तो वो एकदम से उसकी वाइफ एंटर करती है, तो वो ट्रांसलेट से बाहर आ जाता है। तो वो सोचता है अच्छा ऐसी वहम हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आदमी ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम बताता नहीं, ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देता है ना। ऊपर क्या सिली लगेगी बस, हाँ, कि ये कैसे एक्सप्लेन करेगा कोई भी। ऊपर जाता, सो जाता है। अगले दिन उठता है, ठीक है, आता है नीचे, तो पिच ब्लैक अंधेरा हो रखा है, रात का टाइम था, ठीक है, अंधेरा हो रखा है। लेकिन उस पिच ब्लैक अंधेरे में उसको लैंप क्लियरली दिख रहा है, लेकिन अभी भी ब्लर दिख रहा है। तो नीचे जाता है, सोफे पे बैठ जाता है और लैंप को देखने लग जाता है कि क्या सीन है, ठीक है, कि पिच ब्लैक में भी लैंप कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो घंटों तक, मतलब ऑलमोस्ट पूरी रात वो उस लैंप को देखता रहता है, ठीक है, कि वो ऐसा ट्रांस स्टेट में चला जाता है। फिर एकदम से उसकी वाइफ उठती है, देखती है कहाँ है, वाइफ आवाज़ मारती है मिच, ठीक है। तो वो एकदम से ट्रांसलेट से बाहर आता है और फिर से वापस चला जाता है। और वो फिर अभी भी क्यूरियस है कि हो क्यों रहा है। अगले दिन जाके सोफे पे बैठता है, दोबारा लैंप को देखता है और वापस उस ट्रांसलेट में चला जाता है। हिप्नोटाइज सा हो गया, हिप्नोटाइज सा हो जाता है, वो देखते जा रहा है लैंप को। लेकिन अब वो देख रहा है लैंप को और लैंप उसे अब उल्टा दिखाई दे रहा है, अपसाइड डाउन हो गया है वो। तो वो देख रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि एक सेकंड ये क्या हो रहा है, ठीक है। फिर उसे दिखता है वो लैंप लेफ्ट मूव कर रहा है, राइट मूव कर रहा है, ठीक है, अपने आप। और वो हो गया है क्यूरियस, और वो उस लैंप से अपनी नज़र भी नहीं हटा पा रहा। उसको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पीछे से उसकी वाइफ आती है, बोलती है मिच, हिलाती है। लेकिन इस बार वो स्नैप आउट नहीं करता, वो देखे जा रहा है, ठीक है। वो हिलाती है मिच मिच मिच, तो वो हिलता नहीं। तो उसको समझ आ जाता है वाइफ को कि भाई रुको, कुछ तो ऑफ है। डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर आता है, चेक करता है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई आंखें खराब नहीं है, कुछ नहीं है। अब आता है अगला दिन, दोबारा सोफे पे बैठ गया, वो लैंप उसे वापस खींच लेता है अपनी तरफ। वो अब वापस देख रहा है उस लैंप को, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। लेकिन अब वो लैंप अब धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है, ठीक है, बड़ा हो रहा है धीरे 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 धीरे, अब बड़ा हो रहा है। वो देखे जा रहा है उसे, और वो धीरे धीरे वो लैंप इतना रूम के साइज का हो जाता है। अब मिच बस देखे जा रहा है उसे कि ये हो क्या रहा है। और वो लैंप बड़ा होते 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 इतना बड़ा हो जाता है कि वो मिच को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, इतना बड़ा हो चुका है। और अब मिच ना एक वाइट एम्प्टीनेस में, ठीक है, कि अब वो लैंप इतना बड़ा हो गया, वो वाइट एम्प्टीनेस में, एंड ही इज लाइक ये क्या हो रहा है, ठीक है। वो ऐसे बैठा हुआ है आराम से, और एकदम से ना उसे भीड़ भाड़ की आवाज़ आनी शुरू होती है, ठीक है। धीरे धीरे उसकी विजिबिलिटी ठीक होती है, तो उसको थोड़ी बेटर होने लगता है। उसको दिखता है कि उसके आसपास लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। वो ऐसे देख रहा है और एकदम से पीछे से एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है, उसको सुन रहा है और वो देख रहा है कि हो क्या रहा है। एकदम से भागते हुए आते हैं एम्बुलेंस वाले लोग, उसको उठाते हैं, ठीक है, मिच को, और स्ट्रेचर पे बिठाते हैं और एम्बुलेंस के अंदर डाल देते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। और वापस से मिच बेहोश हो जाता है। मिच की आंख खुलती है, मिच बोलता है कि भाई मैं कहाँ हूँ। तो वो बताता है आप हॉस्पिटल में, ठीक है। तो वो बोलता है मेरे भाई बीवी बच्चे। डॉक्टर बोलता है कौन से बीवी बच्चे, ठीक है। बोल रहे भाई मेरी वाइफ केला, मेरे 2 बच्चे, भाई कहाँ है वो। और कौन सी वाइफ। उस टाइम पे उसे पता चलता है कि वो कॉलेज का फुटबॉल प्लेयर था, एंड फुटबॉल खेलते हुए ही फेल डाउन और उसका सर कहीं लगा है, ठीक है। और वो इम्पैक्ट इतना ज़ोर का था बट बहुत शॉर्ट था,
तो विद इन मिली सेकेंड्स उसके ब्रेन ने एक स्टोरी डेवलप कर ली, जिसके अंदर उसने कॉलेज पास आउट कर लिया, शादी कर ली, 2 बच्चे कर लिए, एक घर बना लिया। और जब उसको ये रियलिटी हिट करी कि ये सब कुछ 1 मिली सेकेंड 2 मिली सेकेंड में हुआ है, मतलब वो अनकॉन्शियस था, कुछ सेकेंड्स के अंदर उस पूरी स्टोरी है, तो उसको जब पता चला वो बिलीव ही नहीं कर पाया। लेकिन जब उसके सामने एविडेंस आया तो भाई वो एकदम ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि वो जिस औरत से प्यार करता था, उसके जो 2 बच्चे थे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और वो कोप अप ही नहीं कर पाया, वो डिप्रेशन में चला गया। फिर दिस इज अ रियल स्टोरी जो रेडिट पे थी। बाप रे, ये यार मैं पता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके ब्रेन ने ये कहानी डेवलप नहीं करी है, बल्कि ऑल्टरनेट यूनिवर्स में या तो ये ऑल्टरनेट यूनिवर्स है या ये पास्ट लाइफ है। वेरी पॉसिबल, पास्ट लाइफ भी हो सकती है, यस हो सकती है। क्योंकि बड़े सारे जैसे रीसेंट पिछले 10 सालों में ऐसे बड़े सारे केसेस आए हैं जब आप हिप्नोसिस के अंदर जाते हो और आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तरह आप पास्ट लाइफ में आ जाते हो, और आपके आसपास के लोग ही आपके लाइफ में रोल अदा कर रहे होते हैं पास्ट लाइफ में कुछ। सही में, जैसे इस साल मतलब इस जन्म में जो शायद आपका पार्टनर है वो पिछले जन्म में शायद आपकी मदर था या फ्रेंड था, ये भी पॉसिबल है, वेरी पॉसिबल। तो मे बी जब उस पे सर पे अटैक हुआ हो तो वो ट्रिगर हो गया, वो हिप्नोसिस ट्रिगर हो गया और वो पास्ट लाइफ ट्रिगर हो गई, वो एक्सपीरियंस ट्रिगर हो सकता है। मैं तो क्रेजी तब हो जाता जब वो हॉस्पिटल में अपनी आंख खोलता और उसको देखता है जो केला वो इमेजिन कर रहा था वो नर्स है वहां पे। एक्चुअली क्रेजी हो जाता। लेकिन अच्छा हाँ, उसने बाद में एक और बात बोली थी कि मतलब ये सब कुछ हुए हुए काफी महीने हो गए थे, बोलता लेकिन मेरे को अभी भी वो होता है ना साइड ऑफ माई आई में, उसको अभी भी अपना बेटा दिखाई देता है कई बार। मतलब वो इतना डीपली इफेक्टेड था उस चीज से विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। बट हाँ हम हिप्नोसिस की बात कर रहे थे ना, ठीक है। हिप्नोसिस के अराउंड एक केस है, एलियन से रिलेटेड केस है, जहाँ पे हिप्नोसिस यूज करा गया था ओके टू फाइंड एविडेंस। और ये जो पूरा केस है ये मेरे को समझ नहीं आता, ये लोगों ने कैसे इसको वायरल नहीं करा। आई डोंट गेट इट। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है इस स्टोरी को दबाया गया है बहुत जोर से, क्योंकि जैसी ये स्टोरी है, ठीक है। तो एक बंदा था, बड हॉपकिंस नाम था उसका, तो वो बहुत फर्म बिलीवर था एलियंस में, ठीक है। ही वाज लाइक कि भाई एलियंस हैं, एलियंस यहाँ आते हैं और वो एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट करते हैं यहाँ के एनिमल्स और ह्यूमंस पे। ही वॉज वेरी कन्फर्म, मतलब एकदम वो क्या बोलते हैं उसे, श्योर था उसकी गट फीलिंग थी कि भाई ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं था, सर्टेन था एकदम, हाँ ऑब्वियस रीजन एविडेंस नहीं था। तो ही वाज लाइक कि एक सेकंड मैं अब लोग ढूंढता हूँ जो बोलते हैं कि उनको एलियंस ने अबडक्ट करा। तो वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऐसे ढूंढ के लोगों को लाता था, और उन सबकी ना स्टोरी में एक चीज़ कॉमन थी कि मतलब हाँ भाई हमें एलियंस लेके गए थे और मतलब हमें पता है कि हम कहीं और ही पाए गए थे बाद में, ये है वो है, एंड दे वर लाइक हमें शायद एलियंस ही लेके गए थे, ठीक है। तो बर्ड हॉपकिंस का एक तरीका था कि ही वाज लाइक कि जो मेमोरी हमें ऐसे याद नहीं रहती बट हमने एक्सपीरियंस करी है ना, उसको निकाला जा सकता है थ्रू हिप्नोसिस, ठीक है। तो वो उन सबको लेता था, विक्टिम्स को लेटा था हिप्नोसिस यूज़ करके, उनसे पूछता था कि ओके उस दिन आप ऐसे आपको एलियंस ले गए थे तो क्या हुआ था आपके साथ, ठीक है। तो सारे बता रहे हैं कि भाई हमें ऐसे जैसे टिपिकल यूएफओ नहीं होता कि ऐसे खींच लेता ऊपर, वैसे हमें ले जाया गया और एलियंस ने हम पे एक्सपेरिमेंट्स रन करे। और एलियंस ने क्या करा, उन्होंने बोला एलियंस के पास एक लंबी सी सिल्वर स्टिक है जिसके आगे एक डिवाइस लगा हुआ है छोटा सा, एंड उन्होंने हमारी नाक के थ्रू से पोक करने की कोशिश करी हमारे ब्रेन तक अंदर से। और बोल रहे हैं कि वो हिप्नोसिस में उनको सारा पेन याद आता था, दे आर क्राइंग हिप्नोसिस के अंदर ही, कि रो रहे हैं कि भाई हमें हड्डी टूटने की आवाज़ आ रही, क्रैक होने की आवाज़ आ रही है, ऐसे ऐसे तो कि अंदर कुछ है, ऐसे अंदर कुछ छोड़ दिया। तो और कमाल की बात ये थी कि जितने सारे विक्टिम्स थे सबकी सेम स्टोरी थी, वो एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, सबकी सेम स्टोरी है। बट देन अगेन बर्ड हॉपकिंस अब इस चीज़, ये एविडेंस नहीं है, ये इतना कोर एविडेंस नहीं है कि इसको नहीं रखा जाता दुनिया के सामने। बोल देंगे कि भाई ये सारे तुम्हारे एक्टर्स ही हैं, खुद बना रहे हो तुम। तो बर्ड हॉपकिंस वेट कर रहा था कि भाई कुछ आए मेरे सामने जिससे मैं यूज़ कर पाऊँ। तो एक दिन बर्ड हॉपकिंस के पास एक चिट्ठी आई, ठीक है, एक औरत की जिसका नाम था लिंडा।
ठीक है, तो वो रहती थी मैनहट्टन में, ठीक है। तो उसने अपनी चिट्ठी में लिखा हुआ था कि भाई इस डेट पे मैं घर में ही थी अपने, ठीक है, और मेरे को लगा कि मतलब वो ऊपर वाले फ्लोर्स में रहती थी, उसे लगा कि कोई खिड़की से कुछ घुस रहा अंदर, ठीक है, कि घर के अंदर कुछ है। तो वो खिड़की के पास गई चेक करने, और उसने बोला कि पीछे से कुछ बहुत ज़ोर से आगे मेरे सर के पीछे लगा है, और मैं सेमी अनकॉन्शियस हो गई थी, तो गिरी। और बोलते उसके बाद मेरे को जब जो थोड़ा बहुत होश था उसके अंदर मेरे को ये था कि मैं लेविटेट कर रही हूँ, मैं अपनी खिड़की के बाहर गई हूँ और मेरे को यूएफओ ने ऊपर खींच लिया, ये उसने चिट्ठी में लिखा, ठीक है। तो और उसने बोला कि सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हो, उसने बर्ड हॉपकिंस को बोला, क्योंकि आप ही इस चीज़ में बिलीव करते हो, मेरी और कोई बात नहीं मान रहा। बर्ड हॉपकिंस को लगा भाई अगर ये स्टोरी सच है तो भाई अगर ये अपनी बिल्डिंग से बाहर उड़ी है और उड़ के यूएफओ में गए, किसी ने तो देखा होगा मैनहट्टन में। तो बर्ड हॉपकिंस बोलता ठीक है मिलते हैं। तो लिंडा और बर्ड हॉपकिंस मिले हैं, देवर लाइक कि हम ऐसे लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं जिन्होंने तुम्हें देखा हो। तो बर्ड हॉपकिंस सर्च करने गया, तो टोटल कुछ 23 या 27 लोग मिले उसे जिन्होंने बोला कि हमने देखा है उस रात हवा में को। लेविटेट करते हुए और ऊपर जाते हुए। हाँ, उनमें से कुछ बोल रही हैं, कुछ ने बोला कि हमें लगा मूवी की शूटिंग हो रही है, ठीक है, कुछ ने बोला कि हमें तो लगा वहम है हमारा, कि हम शायद कुछ और ही देख रहे हैं। 23-27 लोगों ने उस औरत को अपने घर की खिड़की से बाहर आते हुए, लेटे हुए पोजीशन में और ऐसे लेविटेट करके ऊपर यूएफओ में जाते हुए देखा है, ठीक है। अब देन अगेन इस केस में ये हो सकता है कि हाँ भाई ठीक है ये भी एक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, एकदम ही नेगेटिव हम सोचे तो ये भी एक्टर्स हो सकते हैं, चलो ठीक है। तो बर्ड हॉपकिंस ने पूरा ये सब कुछ रिसर्च करा। तो बर्ड हॉपकिंस उस टाइम ना एक बुक लिख रहा था इन सब चीज़ों पे, तो बुक लिख रहा है, तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे मटेरियल मिल रहा है। तो अब लिंडा जो थी ना वो थी भाई सुंदर, ठीक है, वो अपने आप को एकदम टिप टॉप रखती थी, बढ़िया, एंड उसको बात करनी बढ़िया से आती थी, ठीक है, जैसे एकदम मतलब वो बॉर्न कंटेंट क्रिएटर्स नहीं होते, बॉर्न टू डू दिस, वैसी थी। तो जो बर्ड हॉपकिंस की वाइफ थी वो देख रही लिंडा को लाइक शी इज टू परफेक्ट फॉर दिस, कि ये कैसे है, कि शायद इसने तो उसकी बर्ड हॉपकिंस की वाइफ को शक हुआ कि शायद ये लिंडा ने देख लिया बर्ड हॉपकिंस ये सब कर रहा है, उसने ये कहानी बना दी है पब्लिसिटी के लिए कि उसमें दिख रहा है उसे फेमस होना है। तो बर्ड हॉपकिंस ने पूरी ये कहानी सुनी, वो एविडेंस कलेक्ट करे, 20 जितने भी लोग थे उन सबको उनका एविडेंस लिया, और अब बर्ड हॉपकिंस ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि ये केस हुआ है, ठीक है। इस केस पे और एविडेंस ढूंढते ढूंढते ही उन्होंने शोज करने शुरू कर दिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि भाई इनसे मिलो, ये लिंडा है, इनके मुंह से सुनो कि ये अबडक्ट हुई थी, ठीक है। तो लोग सुन रहे हैं, लोगों को मजा आ रहा है, ठीक है, लेकिन कोई इतना सीरियसली नहीं ले रहा। तो बर्ड हॉपकिंस ने बोला कि काम करते हैं, लिंडा को हिप्नोटाइज करते हैं। उन्होंने लिंडा को हिप्नोटाइज करा और लिंडा ने एग्जैक्टली वो सेम डिटेल्स दी जो बाकी सारे विक्टिम्स नहीं थे। उन्होंने सेम कि लिंडा बोल रही है भाई मेरे को ऊपर खींच रहे हैं, मेटालिक स्मेल है और मेरी नाक के अंदर कुछ डाला जा रहा है मेरे ब्रेन तक, ऐसे। उसने हिप्नोसिस में बोला है, ठीक है। वीडियो टेप्स इसकी कौन रिकॉर्ड कर रहा था? बर्ड हॉपकिंस की वाइफ, वो फिल्म मेकर थी, ठीक है। लेकिन वो ये सब देख रही है एंड शी वाज लाइक कि भाई ये क्या हो रहा है, नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, ठीक है। तो लिंडा बताती है कि भाई अब हम शोज कर रहे हैं ना, तो मैं पॉपुलर हो रही हूँ। वो उसने बोला कि भाई मेरे घर ना 2 आदमी आए थे, ठीक है, ब्लैक सूट्स में, और आके ना उस डेट के अराउंड इंक्वायरी करने लगे मुझसे। तो बर्ड हॉपकिंस ने पूछा फिर तुमने क्या बोला? तो उसने बोला मैंने भगा दिया उन्हें, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं क्यों दूं, ठीक है। तो वो जो 2 आदमी थे उनका नाम रिचर्ड और डैन था, CIA पता नहीं, मैन इन ब्लैक और व्हाटएवर, उनको तो ऐसे ही लगा। तो उसने बोला कि मेरे को शक हुआ, पता नहीं कौन आया, तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया कि कहीं मेरे को मार ना दे आके। तो रिचर्ड और डैन आए सवाल पूछने, उनको वापस भगा दिया। तो अब उसने बर्ड हॉपकिंस को बात बताई कि ऐसा ऐसा है। बर्ड हॉपकिंस बोलता है कि भाई मेरे को नहीं पता ये दोनों कौन है, पर देखते हैं क्या सीन, ठीक है। उसके बाद थोड़े दिन बाद वो रिचर्ड और डैन वापस आए, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप हमारी बात सुनो, हमने भी आपको उड़ते हुए देखा था, ठीक है। तो बोलती तो तुमने पहले दिन क्यों नहीं बोला? बोलते हम दोनों और एक VIP एक कार में थे और हम हाईवे से जा रहे थे, साइड में रोड से जा रहे थे, हम तीनों ने आपको उड़ते हुए देखा है बिल्डिंग के ऊपर। तो उन्होंने पूछा, तो वही बात हो गई कि दोनों वो आई विटनेसेस हैं, ठीक है। तो उसने पूछा वो तीसरा VIP कौन था? वो तीसरा VIP US का सेक्रेटरी जनरल था, पेरेज।
यूएस का सिक्योरिटी जनरल ने खुद इस लड़की को उड़ते हुए देखा और उसने मान लिया ऑन रिकॉर्ड आके, उसने बोला है ये चीज। हाँ, उसके बाद वो रिचर्ड और डैन ने ये बताया। पेरेज कभी सामने नहीं आया इस चीज को लेके, ठीक है, बिकॉज ही वाज ऑब्वियसली वो नहीं आ सकता, वो ऐसी चीज का इंटेंट ले। उसके दोनों गार्ड्स आए थे, तो अब चेक करने के लिए कि भाई ये उसके ही गार्ड्स हैं या नहीं, उन्होंने ऐसे फुटेजेस वगैरह देखी पेरेज की, तो पेरेज के साइड में जो 2 गार्ड्स चल रहे हैं वो वही थे, रिचर्ड और डैन। अब ये सब कुछ हुआ, अब एविडेंस कलेक्ट होते जा रहा है, ठीक है। अब बर्ड हॉपकिंस की वाइफ हो गई जेलस, हुई क्या हुई, उसको लगा ये सब मजाक है। ये बर्ड हॉपकिंस भी अब एक स्टोरी बना रहा है क्योंकि उसे अपनी बुक बेचनी है। बर्ड हॉपकिंस की वाइफ ने एक आर्टिकल ड्रॉप कर दिया कि उसका हस्बैंड और लिंडा मिलके एक फेक स्टोरी बना रहे हैं, दिस इज होक्स। उससे क्या हुआ, बर्ड हॉपकिंस की सारी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी चली गई, ठीक है, और ये केस पे बातचीत होनी हो गई बंद। लेकिन इट्स वेरी पॉसिबल कि वो जो बर्ड की वाइफ ने ये पूरा हरकत करी, उसकी वजह से वेरी पॉसिबल कि एलियन अबडक्शन की सबसे बड़ा एविडेंस हमने हाथ खो दिया, इस पे बात होनी बंद हुई। दिस इज अ रियल केस। बाप रे। यूएस के सेक्रेटरी जनरल ने ही देख लिया भाई साहब, और इससे बड़ा एविडेंस क्या, बट वो सामने आगे बोल नहीं सकता। बट अब तो यूएस बहुत ओपनली बोल रहा है। अब तो मिस्टर ट्रम्प इज सेइंग, नहीं, मेरे को नहीं लगता। मेरे को ये लगता है कि मेरे को ये लगता है एप्स्टीन फाइल्स भी डिस्ट्रैक्शन है, और मेरे को डर ये लगता है कि फिर सच क्या है, क्योंकि राइट, ट्रम्प अपने ही अगेंस्ट क्यों फाइल्स रिलीज करेगा, क्योंकि वो कुछ और वर्स चीज हैंडल कर रहा है, एंड आई डोंट नो क्या है ये, और वो वर्स चीज हमें शायद कभी पता भी ना चले। आई होप सो कि पता ना चले। मेरे को हाँ भाई, मेरे को नहीं जानना, सही में नहीं जानना। अभी ठीक है, अच्छा चल रहा है अभी। प्लीज, आई रियली डोंट वांट एनी मोर इन्फो। हाँ यार, मुझे भी नहीं जानने की उम्मीद। एज लॉन्ग एज आप वीडियो बना रहे हो तो मैं देख लूंगा। मैं भी नहीं बनाऊंगा मैं भी नहीं बनाऊंगा, मेरे को भी नहीं जानना यार, बहुत डार्क हो जाता है सही में। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, बहुत मजा आया फिर से। आई थिंक अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग हुआ हमारा। हाँ सही में, अभी तो कितनी सारी चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, जो कि मैं ऑफलाइन बहुत सारी बातें करने वाला हूँ फिंग से। एंड एक और एपिसोड बनता है फिर। श्योर 100%। तब मैं और लाऊंगा मटेरियल, फिर हम देखेंगे हम कितना बोल सकते हैं। अरे चलो, थैंक यू सो मच। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हो रहा है हॉरर कॉन 2026 एंड इट्स गोना बी अमेजिंग जस्ट लाइक द लास्ट टाइम। और मैं भी आने वाला हूँ एंड आई रियली वांट यू गाइज टू कम। भाई लास्ट टाइम भी मैं बहुत सारे तुम लोगों से मिला था एंड मैं चाहता हूँ इस बार भी मैं लूँ, ठीक है। और लास्ट टाइम वाला इवेंट बहुत बढ़िया था, और इस टाइम वाले इवेंट पे भाई सीधे मौत। एंड साथ में विश भी परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उन दोनों के लिए भी आ रहा हूँ एंड मैं मेनली तुम लोगों के लिए आना चाहता हूँ, तो आई रियली वांट यू गाइज टू बी देयर। तो मिलते हैं फिर 31 और 1 को।